बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। आज मैं सीपीसी को तकरीबन सारे के सारे सेक्शन एक ही लेक्चर में कवर करने की कोशिश कर रही हूँ और रीडिंग नहीं करूँगी हर सेक्शन की, क्योंकि रीडिंग करने से टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो वो रीडिंग तो हर कोई खुद भी कर सकता है ना। मेन चीज़ जो होती है वो लॉ को समझने की ज़रूरत होती है, उसका कंसेप्ट के कोई भी सेक्शन जो है वो क्या कहता है। तो कंसेप्चुअली चलने की कोशिश करूँगी। उम्मीद है कि आसान अल्फाज में कर सकूँ जो कि आपको आसानी से समझ आ जाए। सीपीसी जो है वो बोरिंग तरीन सब्जेक्ट समझा जाता है लॉ में, हालांकि ये इतना बोरिंग या इतना खुश्क सब्जेक्ट है नहीं जितना कि इसको समझा जाता है। हाँ, अलबत्ता थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है। वो तो लेंथी तो सीआरपीसी भी है, लेकिन सीआरपीसी को लोग इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं जबकि सीपीसी को इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ते। तो मसला सारा इंटरेस्ट का होता है कि थोड़ा सा अगर इंटरेस्ट लिया जाए तो सीपीसी से आसान सब्जेक्ट कोई भी नहीं है। वैसे सबसे आसान सब्जेक्ट क्यूएसओ है, जो कि क्यूएसओ को भी बहुत मुश्किल समझा जाता है, और उसके बाद सीपीसी है। क्योंकि सीपीसी की अगर आप लैंग्वेज देखें तो बहुत आसान इजी लैंग्वेज, क्लियर लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मतलब जिसे हम वो इंटरप्रिटेशन की लैंग्वेज में प्लेन लैंग्वेज कहते हैं। तो वो पढ़ने से भी समझ आ जाती है, लेकिन हमारे यहाँ मसला यह है कि हम लोग पढ़ना ही नहीं पसंद करते, तो वो पढ़ते नहीं हैं, तो लिहाजा फिर जब तक पढ़ेंगे नहीं तो समझ कैसे आएगी। तो इसलिए मैं आपको, अगर आप पढ़ नहीं सकते तो सुन लें, और सुनने से आपको उम्मीद है समझ आ जाएगी। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीपीसी जो 21 मार्च 1908 लिखा हुआ है, ये इसकी इनेक्टमेंट डेट है, और इसकी इन्फोर्समेंट डेट 1 जनवरी 1909 है। 1908 ही लेकिन इसका नाम है, क्योंकि इसके सेक्शन 1 में मोस्टली नाम और उसकी इनेक्टमेंट लिखी होती है। सबसे पहले प्रियम्बल को देख लेते हैं। प्रियम्बल ये जो सबसे पहली लाइन होती है ना, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ कोर्ट्स ऑफ सिविल जुडिकेचर, ये इसका लॉन्ग टाइटल कहलाता है। और जो सेक्शन 1 में लिखा हुआ है, दिस एक्ट में बी साइटेड एज द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, इसको कहते हैं शॉर्ट टाइटल। और जो वेयर एज से जो चीज़ शुरू होती है उसको प्रियम्बल कहते हैं। वेयर एज इट इज़ एक्सपीडियंट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ सिविल जुडिकेचर, सिविल जुडिकेचर के हवाले से जितने भी लॉज पहले मौजूद थे उन सबको अमेंड करके और सबको इकट्ठा करके एक नया लॉ बना दिया गया 1908 में। 21 मार्च 1908 को बनाया गया था ये, जबकि उसी में लिख दिया गया था कि 1 जनवरी 1909 को इसकी इन्फोर्समेंट होगी। सेक्शन यही कहता है, और ये इसका नाम होगा द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, और ये पूरे पाकिस्तान पर एप्लीकेबल है। सेक्शन 2 जनरली हर लॉ का डेफिनेशन क्लास ही होती है, और इसमें पहली लाइन यही होती है जनरली, इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपुग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट, सिवाय इसके कि सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट के हवाले से कोई और बात ना हो। तो इसमें जितनी डेफिनेशन दी गई हैं, जहाँ जहाँ पर भी लफ्ज़ जैसे 1 में लिखी हुई है, 2 की सब क्लास 1 में कोड में शामिल है रूल्स भी, तो जहाँ जहाँ लफ्ज़ कोड यूज़ होगा पूरे के पूरे एक्ट में, तो वहाँ उस कोड के अंदर रूल्स भी शामिल होंगे। रूल से मुराद वो जो फर्स्ट शेड्यूल में ऑर्डर्स के अंदर रूल्स लिखे हुए वो सारे के सारे रूल्स। अच्छा जी, 2 की क्लास 2 कहती है डिग्री। डिग्री की डेफिनेशन से मुराद क्या है? कोई भी फार्मूला, एक्सप्रेशन या फिर जुडिकेशन जो कि एक्सप्रेसली कोर्ट ने दिया हो, कंक्लूसिवली जो कि डिटरमिन करता हो किसको, राइट्स ऑफ द पार्टीज़ को। और डिग्री जो है 2 तरह की होती है, प्रिलिमिनरी भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है, और इसमें रिजेक्शन ऑफ प्लेंट शामिल है। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जो 711 के तहत होती है वो भी डिग्री की डेफिनेशन में फॉल करती है। इसीलिए ही 711 की प्लेंट अगर रिजेक्ट हो जाए तो उसके खिलाफ अपील होती है। मतलब रिवीजन या रिव्यू तो हो सकता है, लेकिन रिवीजन नहीं होती, डायरेक्ट अपील होती है 711 की एप्लीकेशन रिजेक्ट होने पर। अच्छा जी, उसके अलावा इसमें जो भी पार्टीज़ के डिटरमिन करती है क्वेश्चन कोर्ट, उसमें ये सारे सेक्शन हैं, ये हम आगे जाके पढ़ते हैं तो मज़ीद इसको इसके साथ रिलेट कर लेंगे। 144, 68, 98, 99, 101, 103 ये अपील से रेलिवेंट है। 144 रेस्टोरेशन से रेलिवेंट है। 60 एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है। बाकी ये अपील के हवाले से हैं सारे सेक्शन, और ऑर्डर 21 एग्जीक्यूशन के हवाले से। बट शैल नॉट इंक्लूड एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर, अगर अपीलेबल ऑर्डर जो 104 में लिखे हुए हैं उसके खिलाफ जो भी अपील होगी, लेकिन वो डिग्री में फॉल नहीं करेगा। और उसके अलावा डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट, मतलब अदम पैरवी या अदम वो जो खर्चा अखबार या खर्चा तलबाना वगैरह, जो मतलब अदम कोर्ट फीस वगैरह जो डिफ़ॉल्ट की वजह से कोर्ट सूट खारिज हो जाते हैं, वो भी डिग्री की सूरत इख्तियार नहीं करते, क्योंकि उसी ऑर्डर्स में लिखा हुआ है कि उसके को रिस्टोर किया जा सकता है
एप्लीकेशन देने से, तो लिहाजा वो डिक्री नहीं होते। अच्छा जी, आगे डिक्री से मुराद 2 की सब क्लास 3 डिक्री होल्डर। डिक्री होल्डर से मुराद वो पर्सन जिसकी फेवर में डिक्री पास हुई है और जिसकी फेवर में एग्जीक्यूशन करवाई जाएगी, तो वो डिक्री होल्डर कहलाता है। 4 कहते हैं डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट से मुराद कोई भी लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन जिसमें प्रिंसिपल कोर्ट जो है वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में मौजूद होती है, और इसमें हाई कोर्ट भी शामिल है, जो कि अगर वो अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर रही होगी। 5 में कहता है फॉरेन कोर्ट। फॉरेन कोर्ट से मुराद पाकिस्तान से बाहर जितनी भी कोर्ट्स हैं वो सारी की सारी फॉरेन कोर्ट हैं, जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अंडर इस्टेब्लिश ना हुई हो कोई भी कोर्ट है। इसी तरह फॉरेन जजमेंट से मुराद फॉरेन कोर्ट की जो जजमेंट होगी वो फॉरेन कोर्ट के फॉरेन जजमेंट कहलाएगी। 7 में गवर्नमेंट प्लीडर। गवर्नमेंट प्लीडर से मुराद कोई भी ऑफिसर जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है उसको प्लीडर कहते हैं। नंबर 8 सेक्शन 2 की सब क्लास 8 जज। जज से मुराद प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ सिविल कोर्ट है। सेक्शन 2 क्लास 9 जजमेंट। जजमेंट से मुराद कोई भी स्टेटमेंट जो कि जज देता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर। डिक्री और ऑर्डर से मुराद के किसी की फेवर में या फिर किसी के अगेंस्ट वो जो भी जजमेंट डिटेल ग्राउंड बताता है कि किस वजह से उसको डिसमिस किया गया है या फिर डिक्री किया गया है, तो वो जजमेंट कहलाती है। 2 की क्लास 10 जजमेंट डेटर। जिसके अगेंस्ट कोई भी डिक्री पास की गई होगी या जिसके अगेंस्ट एग्जीक्यूशन हो सकती है, तो वो जजमेंट डेटर कहलाता है। 11 में लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव से मुराद सारे के सारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो एक शख्स अगर मर जाता है तो मरने के बाद जो उसके वारसान होते हैं वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं, और उसके अलावा कोई भी शख्स जो उसकी स्टेट में से हिस्सेदार है तो वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन में फॉल करेगा। सेक्शन 2 की क्लास 12 मीन्स प्रॉफिट। इसको मैसनी प्रॉफिट भी कहते हैं, मीन प्रॉफिट भी कहते हैं। ये होता है कि अगर कोई शख्स रोंगफुली पोजेशन में है और वो उससे उसे कोई प्रॉफिट हासिल होता है तो उस प्रॉफिट को मीन प्रॉफिट कहते हैं। 13 मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी में ग्रोइंग क्रॉप्स मतलब फसलें वगैरह भी मूवेबल प्रॉपर्टी में ही आती हैं। 14 ऑर्डर। ऑर्डर से मुराद कोई भी फॉर्मल एक्सप्रेशन या डिसीजन ऑफ अ कोर्ट है जो कि डिक्री नहीं। डिक्री के अलावा जितने भी ऑर्डर कोर्ट जारी करती है उन सबको ऑर्डर कहते हैं। 15 2 की क्लास 15 प्लीडर। प्लीडर से मुराद कोई भी शख्स जो कि इंटाइटल हो प्लीड करने के लिए किसी शख्स के मतलब बिहाफ पर किसी कोर्ट में, और इसमें शामिल है कोई भी वकील, एडवोकेट, अटॉर्नी ऑफ अ हाई कोर्ट। 16 में प्रिस्क्राइब मीन्स प्रिस्क्राइब बाय रूल्स। 17 पब्लिक ऑफिसर। पब्लिक ऑफिसर में जो पीपीसी में सेक्शन 21 में पब्लिक ऑफिसर की डेफिनेशन दी गई है, इसमें भी तकरीबन वो उसमें सिविल पब्लिक सर्वेंट की लफ्ज़ है और इसमें पब्लिक ऑफिसर है। डेफिनेशन तकरीबन सेम है, उसमें भी इसी तरह जज है, कोई भी सर्विस ऑफ पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं कमीशन गजेटेड ऑफिसर जो हैं वो भी पब्लिक ऑफिसर कहलाएंगे। उसके अलावा कोर्ट ऑफ जस्टिस के जितने ऑफिसर थे वो सारे के सारे पब्लिक ऑफिसर कहलाएंगे, और ये जो पुलिस का इदारा है या कन्फाइनमेंट में जो रख सकते हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट हैं, और कोई भी ऑफिसर जिसकी ड्यूटी होगी जस्टिस प्रोवाइड करना है, हेल्थ डिपार्टमेंट वाले तो वो भी पब्लिक ऑफिसर हैं। हर वो ऑफिसर जो कि रिसीव करता है एक्सपेंड करता है प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के बिहाफ पर, मतलब रेवेन्यू ऑफिसर्स वगैरह, वो भी पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं। उसके अलावा हर वो ऑफिसर जो कि रिम्यूनरेशन देता है या कमीशन पे मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ पर कमीशन बेस कोई काम करते हैं, जैसे ये ठेकेदार वगैरह होते हैं, तो वो भी पब्लिक ऑफिसर की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। अच्छा जी 218 मतलब 2 की क्लास 18 सब क्लास 18 रूल्स। रूल्स से मुराद वो सारे के सारे रूल्स जो कि फर्स्ट शेड्यूल में बनाए गए हैं और जिसको अथोराइज किया है सेक्शन 122 और 125 सीपीसी ने। सीपीसी का सेक्शन 122 और 125 कहता है कि हाई कोर्ट जो है वो रूल्स बनाएगी फर्स्ट शेड्यूल में। 19 शेयर इन कॉरपोरेशन shall be deemed to include stock डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। शेयर इन कॉर्पोरेशन से मुराद ये सारी चीज़ें, स्टॉक भी उसमें आ जाता है, डिबेंचर स्टॉक भी, और डिबेंचर्स और बॉन्ड्स भी शेयर इन अ कॉर्पोरेशन कहलाते हैं। 20 साइंड। साइंड से मुराद ये है कि सेम इन द केस ऑफ जजमेंट डिक्री इंक्लूड स्टैम्प। स्टैम्प भी साइन में ही शामिल है, मतलब अगर वो जो जज की स्टैम्प होती है तो वो स्टैम्प अगर लगी हो तो वो भी साइंड में ही शामिल होगी, और सिग्नेचर भी साइन में ही शामिल आते हैं। सेक्शन 3 हायरार्की ऑफ कोर्ट्स। हायरार्की ऑफ कोर्ट्स में उसने कहा कि सेक्शन जो पंजाब सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 1962 है उसने जो हायरार्की बताई है वो वही है। हायरार्की से मुराद के सबसे पहले सिविल जज 3rd क्लास होता है, फिर 2nd क्लास, 1st क्लास, उसके बाद सीनियर सिविल जज,
और फिर डिस्ट्रिक्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। ये हायरार्की ऑफ द सिविल कोर्ट्स है। सेक्शन 4 सेविंग। सेविंग में उसने सारे के सारे स्पेशल लॉज को सेव किया, जिस तरह सीआरपीसी का सेक्शन 5 है वो सेविंग क्लास करता है। वो के जो सीपीसी का प्रोसीजर जो है ये जनरल प्रोसीजर है, स्पेशल लॉज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। स्पेशल लॉ का अगर कोई अपना प्रोसीजर है तो वही अप्लाई होगा, ना कि ये। 5 एप्लीकेशन ऑफ द कोर्ट टू द रेवेन्यू कोर्ट्स। रेवेन्यू कोर्ट्स पर ये एप्लीकेबल होगा अगर उनका अपना किसी रेवेन्यू कोर्ट का प्रोसीजर अलग से मौजूद नहीं है, तो फिर सीपीसी जो है रेवेन्यू कोर्ट्स पर भी एप्लीकेबल होगी। 6 पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन से मुराद है वो जुरिस्डिक्शन जो कि सब्जेक्ट मैटर के हवाले से डिटरमिन की गई। इसको भी सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस जो है वो इसके पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन बताता है, वो 5 लाख और 50 लाख इस तरह और 1 करोड़। वो सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस जब मैं पढ़ूंगी तो उसको डिटेल में इसको फर्दर डिस्कस कर देंगे, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन क्या होती है और बाकी सारी जुरिस्डिक्शन का भी। पार्ट 1 सूट्स इन जनरल, जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट्स एंड रेस्ट जुडिकाटा। अब ये पूरा पार्ट 1 जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट्स के हवाले से। सेक्शन 9 स्पेसिफिकली जुरिस्डिक्शन के हवाले से बताता है कि कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अंडर बार्ड। कोर्ट सारे के सारे सिविल सूट ट्राई कर सकती है सिवाय उनके जो कि बार्ड बाय लॉ ना हो। बार्ड बाय लॉ कौन कौन से सूट्स होते हैं जिनको सीपीसी ने एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली मना कर दिया गया है, तो वो बार्ड बाय लॉ होंगे। आगे 10 स्टे ऑफ सूट। स्टे ऑफ सूट से मुराद है कि इसको रेस्ट सब जुडिस भी कहते हैं, कि अगर कोई एक जगह पर सूट पेंडिंग हो किसी कोर्ट में और सेम पार्टी सेम सब्जेक्ट मैटर सेम काज ऑफ एक्शन के ऊपर दोबारा वही सूट किसी दूसरी कोर्ट में फाइल कर दें, तो फिर जो एक सूट है वो स्टे हो जाता है। मतलब बाद वाला सूट जो है वो रेस्ट सब जुडिस हो जाएगा, स्टे हो जाएगा उसके ऊपर, और जो पहले वाला सूट जो है जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता दूसरा सूट एंटरटेन नहीं किया जा सकता। इसी तरह इस सेक्शन 10 और 11 में वर्डिंग सारी सेम है, सिर्फ एक लफ्ज़ का फ़र्क है, और वो ये है कि 11 रेस्ट जुडिकाटा कहता है कि ऑलरेडी डिसाइडेड सूट। अगर किसी सेम पार्टीज़ ने, मतलब 2 पार्टीज़ थी और उन्होंने सूट फाइल किया और उनका जो भी डिस्प्यूट था किसी टाइटल के हवाले से या किसी भी प्रॉपर्टी के हवाले से या कोई भी मैटर था, उसका कोई डिस्प्यूट था और कोर्ट ने उसके ऊपर फैसला कर दिया, चाहे वो किसी के अगेंस्ट किया किसी के फेवर में किया, और उसके बाद वो फैसला होने के बाद वो दोनों पार्टीज जो हैं वो दोनों में से कोई भी पार्टी वो जो दोनों पार्टीज हैं वो दोनों में से कोई भी पार्टी सूट दोबारा फाइल नहीं कर सकती। तो ये इसको कहते हैं रेस्ट जुडिकाटा। मतलब जो फार्मर सूट है वो उसके ऊपर रेस्ट जुडिकाटा अप्लाई होगा कि उसको दोबारा एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता। हाँ, अलबत्ता काज ऑफ एक्शन चेंज हो, पार्टी चेंज हो या फिर लिटिगेशन की नेचर चेंज हो तो फिर हो सकता है, अदरवाइज सेम के ऊपर नहीं हो सकता। अच्छा जी, एक्सप्लेनेशन इसकी काफ़ी सारी हैं, इनको आप अगर मैं डिटेल में अलग से लेक्चर जब बनाऊंगी तो फिर इसको डिटेल में करूँगी। फिलहाल ओवरव्यू चल रहा है तो लिहाजा सेक्शन टू सेक्शन ओवरव्यू देखते हैं। सेक्शन 12 ये बड़ा मशहूर सेक्शन है, इसको 12(2) के नाम से, लेकिन ये सिर्फ 12(2) इसमें नहीं है, 12(1) है, 12(2) है और 12(3) भी है इसमें। 12(1) में कहता है कि प्लेंटिफ को जहाँ पर भी क्लियरली मना कर दिया गया कि उसने, मतलब अगर काज ऑफ एक्शन नहीं है तो फिर वो दोबारा सूट, एक जैसे सेक्शन 10 है ना और 11 है, वो कहता है कि सेक्शन 10 में तो पहले से ही वो मतलब सूट चल रहा है तो दोबारा उसके ऊपर सेम काज ऑफ एक्शन के ऊपर वो नहीं कर सकता, और 11 में कहता है अगर डिसाइडेड है तो फिर वो उसके ऊपर नहीं कर सकता। तो 12 कहते हैं मेरा प्लेंटिफ इज प्रिक्लूडेड बाय रूल्स फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग अ फर्दर सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर एक्शन, कि अगर रूल्स ने किसी जगह पर प्लेंटिफ को मना कर दिया कि उसने अब सूट फाइल नहीं करना तो फिर वो सूट फाइल नहीं कर सकता। जैसे कि बार्ड बाय लॉ सूट हो जाता है या फिर डिसमिसल इन डिफॉल्ट हो जाता है या फिर विड्रॉ उसने कर लिया तो फिर वो दोबारा सूट फाइल नहीं कर सकता, तो लिहाजा उसके ऊपर एक बार लग जाती है, ये बार है बेसिकली। और 12(2) क्या कहते हैं, ये तो हर लास्ट स्टूडेंट को लाजमी पता होता है 12(2) के बारे में, अगर नहीं पता तो ये अब पता होना चाहिए इसके हवाले से, क्योंकि ये प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। 12(2) की बेसिकली एप्लीकेशन दी जाती है सेम कोर्ट में, कब दी जाती है, जब किसी ने कोई जजमेंट डिक्री या कोई ऑर्डर हासिल कर लिया हो मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड या फिर लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन के बेस पर। मतलब जुरिस्डिक्शन किसी और कोर्ट की बनती थी, उसने किसी और कोर्ट में सूट फाइल किया और वो डिग्री करवा लिया, तो फिर उस डिग्री शुदा केस को ख़त्म करवाया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ इस ग्राउंड पर भी कि जुरिस्डिक्शन कोर्ट की नहीं बनती थी, और अगर मिसरिप्रेजेंटेशन किसी ने गलत बयानी करके बनाया है या फिर
फ्रॉड करके बनाया गया है तो भी उसकी खिलाफ एप्लीकेशन दी जा सकती है। उसके अलावा 12(3) कहता है फॉर द पर्पज ऑफ डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन, मतलब ये जो 12(2) वाली एप्लीकेशन है इसको इसको एफिडेविट के ऊपर भी डिसाइड किया जा सकता है। मतलब एफिडेविट वो देगा और 12(2) देगा तो वो उसको प्रूव समझा जाएगा और उसी के ऊपर फैसला भी हो सकता है, और कोर्ट चाहे तो आगे मजीद फर्दर एविडेंस भी ले सकती है, वो कोर्ट की डिस्क्रेशन है। सेक्शन 13 व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव, फॉरेन जजमेंट जो है वो जनरली कंक्लूसिव समझी जाती है लेकिन वो कंक्लूसिव नहीं होगी अगर वो किसी कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन की कोर्ट ने अनाउंस नहीं की, मतलब प्रोनाउंसमेंट उसकी जुरिस्डिक्शन के हवाले से गलत है, किसी और कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनती थी और किसी और कोर्ट ने की हुई है, इस तरह की जजमेंट अगर है तो वो भी कंक्लूसिव नहीं होगी। उसके अलावा अगर मेरिट ऑफ द केस पर नहीं की गई तो भी कंक्लूसिव नहीं होगी। और अगर कोई वो ऐसे लॉ के ऊपर बनी गई है जो कि पाकिस्तान के लॉ से इनकन्सिस्टेंसी रखता है तो भी नहीं होगी मतलब कंक्लूसिव नहीं होगी। उसके अलावा अगर कोई जजमेंट में रूल जो दिया गया नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है और या फ्रॉड से कोई डिग्री ऑब्टेन की गई है या फिर वो पाकिस्तान की जो लॉ है उसके ब्रीच में, मतलब उसके अगेंस्ट जो वो बना हुआ है वो जजमेंट या वो रूल उसके अंदर कोई भी सेटल किया गया है तो फिर भी ऐसी जजमेंट जो है वो फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगी। अदरवाइज फॉरेन जजमेंट जो है वो पाकिस्तान के कोर्ट्स में रेफर की जा सकती है और वो कंक्लूसिव प्रूफ समझी जाती है, मतलब कोई सेटल्ड लॉ देखने के लिए या कोई प्रिंसिपल सेट करने के लिए या किसी भी रेलिवेंसी के हवाले से एक्सेप्टेबल होती है। सेक्शन 14 प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट, फॉरेन जजमेंट के हवाले से प्रिजम्पशन क्या की जाती है कि वो कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि उसकी सर्टिफाइड कॉपी भी फॉरेन जजमेंट की वो भी उस कोर्ट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से ली गई है। मतलब जिस तरह हमारे यहाँ जजमेंट की अगर अटेस्टेड कॉपी होती है तो उसको प्रिज्यूम किया जाता है कि वो ओरिजिनली है, सेम इसी तरह फॉरेन कोर्ट की जजमेंट को भी प्रिजम्पशन हासिल होती है। प्लेस ऑफ सुइंग 15 कोर्ट इन विच सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड, कौन सी कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट होगा, वो लोएस्ट ग्रेड की कोर्ट होगी जो सबसे नीचे वाली, मतलब सिविल जज 3rd क्लास के पास सूट इंस्टीट्यूट होता है। सेक्शन 16 सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट, जहाँ पर भी सब्जेक्ट मैटर सिचुएट कर रहा होगा सूट वहीं पर होगा। मतलब अगर प्रॉपर्टी लाहौर में है और बंदा बेशक मुल्तान में रहता है तो वो सूट लाहौर में ही फाइल होगा। इसी तरह ये सारे मैटर्स लिखे हुए हैं कि रिकवरी ऑफ रिमूवेबल के हवाले से या फिर पार्टीशन मूवेबल के हवाले से, फॉर या रिडेम्पशन मॉर्गेज के हवाले से या कोई भी राइट डिटरमिन करने के हवाले से, कंपनसेशन के हवाले से या रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से, जहाँ कहीं पर भी प्रॉपर्टी मौजूद होगी सूट वहीं पर ही इंस्टीट्यूट किया जाएगा। 17 सेक्शन 17 सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स, अगर सूट जो है वो प्रॉपर्टी सिचुएट कर रही है दो डिफरेंट कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन में, मतलब दरमियान में प्रॉपर्टी है और एक साइड पे एक कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, एक साइड पे दूसरी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, तो फिर जहाँ पर भी उस प्रॉपर्टी का कोई भी पोर्शन मौजूद होगा या इसको आसान अल्फाज में कहने के जहाँ पर ज़्यादा हिस्सा होगा वहाँ पर कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट किया जा सकता है। लेकिन इसके प्रोविजन भी इन रिस्पेक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट द इंटायर क्लेम इज कॉग्निजेबल बाय सच कोर्ट, मतलब ये नहीं है कि जितना हिस्सा उस कोर्ट में मौजूद कोई जुरिस्डिक्शन में आता है सिर्फ उतने हिस्से के हवाले से ही सूट फाइल किया जा सकता है, सूट फाइल पूरी प्रॉपर्टी के हवाले से किया जाएगा। सेक्शन 18 प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स आर अनसर्टेन, अगर पता ही ना चल रहा हो कि जो उसकी अनसर्टेनिटी है, मतलब उसकी जुरिस्डिक्शन कौन सी कोर्ट की बनती है, तो फिर कहाँ सूट फाइल किया जाएगा, फिर लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन, जहाँ पर प्रॉपर्टी सिचुएट कर रही है उसकी लोकल लिमिट्स जो है वो जुरिस्डिक्शन की होंगी वहाँ पर सूट फाइल किया जाएगा। सेक्शन 19 सूट्स फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्सन और मूवेबल्स, मूवेबल के हवाले से एक तरह की ये एक्सेप्शन समझ लें कि मूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से जहाँ पर प्लेंटिफ रहता होगा वहाँ पर फाइल किया जा सकता है, डिफेंडेंट की जगह पर भी फाइल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ये वाहिद सेक्शन ऐसा है 19 वाला कि जहाँ पर प्लेंटिफ मौजूद होगा या जहाँ पर काज ऑफ एक्शन होगी या जहाँ डिफेंडेंट होगा, तीनों जगह दायर किया जा सकता है। अलबत्ता जनरल रूल यही है कि जहाँ पर डिफेंडेंट रिजाइड कर रहा होगा वहाँ पर सूट फाइल किया जाता है या फिर जहाँ पर प्रॉपर्टी सिचुएट कर रही होती है वहाँ पर सूट फाइल किया जाता है।
अच्छा जी, सेक्शन 20 अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट रिजाइड और काज ऑफ एक्शन अराइजेज। बाकी सारे के सारे सूट जहाँ वहाँ फाइल होंगे जहाँ पर काज ऑफ एक्शन अराइज हुई है या फिर जहाँ पर डिफेंडेंट रिजाइड कर रहा है, जहाँ डिफेंडेंट रहता होगा या जहाँ काज ऑफ एक्शन अराइज होगी। सेक्शन 21 ऑब्जेक्शन टू जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन के हवाले से जो भी ऑब्जेक्शन होगा वो फर्स्ट इंस्टांस पर और एट अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे किया जाएगा, उसके बाद एक्सेप्टेबल नहीं होता जुरिस्डिक्शन के हवाले से ऑब्जेक्शन। मतलब आप एक कंटेस्टेड केस है, एक पार्टी है, दूसरी पार्टी डिफेंडेंट भी आ गया, केस कंटेस्ट और एविडेंस हो गई, क्रॉस हो गया और जजमेंट आ गई, तो फिर उसके बाद कोई एप्लीकेशन देता है जी इस कोर्ट को तो जुरिस्डिक्शन ही हासिल नहीं है, तो फिर ऐसा ऑब्जेक्शन एक्सेप्टेबल नहीं होगा, सिवाय इसके के इसके कॉन्सिक्वेंसेस से फेलियर ऑफ जस्टिस को नुकसान हो तो फिर तो हो सकता है, अदरवाइज जनरली नहीं होता है बाद में ऑब्जेक्शन। हाँ, पहले ही फ़ौरन ही जैसे डिफेंडेंट आया उसने सॉरी उसी वक्त कहना चाहिए था कि ये जुरिस्डिक्शन या जो वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन, लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन है। एक सेकंड। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सेक्शन 22 पावर टू ट्रांसफर सूट्स विच में बी इंस्टीट्यूट इन मोर देन वन कोर्ट। अगर कोई एक से ज़्यादा कोर्ट में मतलब सूट ट्रांसफ़र करना हो तो फिर कौन सी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होती है? हायर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होती है, मतलब उससे ऊपर वाली कोर्ट जो है वहाँ पर एप्लीकेशन दी जाती है ट्रांसफ़र करने के लिए। टू व्हाट कोर्ट एप्लीकेशन लाइज, एप्लीकेशन जो है वो लाई करती है हायर फोरम पर, एपलेट कोर्ट के पास जाएगी। मतलब अगर सेशन कोर्ट के पास, डिस्ट्रिक्ट जज के पास से ट्रांसफ़र करना है तो फिर हाई कोर्ट को दी जाएगी एप्लीकेशन, और अगर डिस्ट्रिक्ट सिविल जज के पास से ट्रांसफ़र करना है तो फिर डिस्ट्रिक्ट जज को एप्लीकेशन दी जाती है ट्रांसफ़र की। 24 जनरल पावर ऑफ ट्रांसफ़र एंड विड्रॉल। जो ट्रांसफ़र कर सकता है वही विड्रॉल भी कर सकता है। ये भी एपलेट फोरम के पास पावर होती है कि वो केस को ट्रांसफ़र कर सकता है, खुद भी डिस्पोज ऑफ कर सकता है, खुद भी ट्राई कर सकता है, विड्रा कर सकता है, रीट्रांसफ़र कर सकता है या फिर जिसको मर्जी दे सकता है, वो हायर फोरम की पावर होती है। मतलब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी और सिविल डिस्ट्रिक्ट जज भी, जो भी जिसका भी सबॉर्डिनेट होगा ना वो ट्रांसफ़र कर सकता है। 24 अपेयरेंस ऑफ पार्टीज ऑन ट्रांसफ़र ऑफ सूट ETC। जब सूट ट्रांसफ़र हो जाता है तो पार्टीज़ पहले उस कोर्ट में पेयर होती हैं जिसमें पहले से मौजूद केस चल रहा था, फिर वहाँ से उनको पता चलता है कि दूसरी कोर्ट में जहाँ पर सूट ट्रांसफ़र हो गया तो फिर नेक्स्ट पेशी पे कोर्ट वो पार्टीज़ जो है वो जहाँ पर सूट ट्रांसफ़र हुआ होता है वहाँ पर अपेयर होती हैं, क्योंकि फाइल जो वहाँ पर होती है तो केस वहाँ चलना है तो पार्टीज़ ने भी वहीं अपेयर होना है। अच्छा जी, आगे है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट थ्रू प्लेंट। सूट की इंस्टीट्यूशन जो है वो प्लेंट के ज़रिए होगी, मतलब दावा लिखा जाएगा और फिर सूट फाइल किया जाएगा। उसके अलावा कोर्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखेगी और डिफेंडेंट प्लेंटिव जो है वो जितने डिफेंडेंट्स होंगे उतनी कॉपीज़ ही सूट के साथ फाइल अटैच करेगा फाइल। मतलब दावा जितना लिखा जाएगा तो दावे के साथ अगर 10 डिफेंडेंट है तो 10 कॉपीज़ अटैच किए जाएंगे, अगर एक डिफेंडेंट है तो एक कॉपी अटैच की जाएगी। आगे है 26 रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट दावे के बाद जवाब दावा होता है जो कि डिफेंडेंट ने देना होता है, जो उससे फर्स्ट अपीयरेंस में जैसे ही वो कोर्ट में आएगा उसके बाद 30 डेज़ का उसके पास टाइम है, 30 दिन के अंदर अंदर उसने रिटर्न स्टेटमेंट देनी होती है। और रिटर्न स्टेटमेंट के वक्त वो भी रिटर्न स्टेटमेंट की कॉपीज़ साथ अटैच करेगा। और उसके अलावा अगर वो नहीं करता तो कोर्ट के पास डिस्क्रेशन है कि वो उसका राइट टू डिफेंड क्लोज कर सकती है। 26B फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, फाइलिंग ऑफ लिस्ट ऑफ विटनेस, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस एंड हियरिंग ऑफ फाइनल आर्ग्यूमेंट्स। कोर्ट जो है वो 7 दिन के अंदर अंदर रिटर्न स्टेटमेंट के फाइल होने के 7 दिन के अंदर अंदर इश्यूज फ्रेम करेगी और इश्यूज फ्रेम करने के बाद लिस्ट ऑफ विटनेसेस दी जाएगी और सर्टिफिकेट ऑफ रेडीनेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस। मतलब पार्टीज जो है वो सर्टिफिकेट कोर्ट को देंगी कि हमारे जो विटनेसेस हैं वो रेडी हैं, तो वो ताकि एविडेंस रिकॉर्ड की जा सके। समन्स एंड डिस्कवरी। 27 समन टू डिफेंडेंट वेयर जब
जितने वेयर अ सूट हैज़ बीन ड्यूली इंस्टीट्यूटेड, तो जब सूट ड्यूली इंस्टीट्यूटेड हो जाएगा तो फिर समन इशूड किया जाएंगे डिफेंडेंट को। ड्यूली इंस्टीट्यूटेड से मुराद यह है कि जितनी भी रिक्वायरमेंट ऊपर प्लेंट के हवाले से बताई गई हैं वो सारी की सारी प्लेंट फुलफिल करेगा, तो फिर सूट इंस्टीट्यूट हो जाएगा और उसके बाद समन किया जाएगा डिफेंडेंट को। और डिफेंडेंट को सर्व करने का तरीक़ाकार जो बताया गया ऑर्डर 5 इससे रिलेट करता है, उसमें जो तरीक़ाकार लिखा हुआ है उसी के मुताबिक समन डिफेंडेंट को दिए जाते हैं, इशू किए जाते हैं। वो हम ऑर्डर्स वाला लेक्चर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी फ़िलहाल सिर्फ सेक्शन पे फोकस करते हैं। 27A प्रोसेस ऑफ समन। प्रोसेस ऑफ समन क्या होगा, ये वही ऑर्डर 5 वाला पूरा का पूरा प्रोसेस इसमें लिखा गया कि वो साइमल्टेनियसली सर्विसेज हो सकती है, मतलब एक से ज़्यादा सर्विसेज एक साथ, जैसे कि आजकल प्रैक्टिस चल भी रही है पाकिस्तान में कि सारी की सारी चीज़ें एक साथ ही हो जाती हैं। एक साथ से मुराद मतलब समन भी दिए जाते हैं, फिक्सेशन ऑफ कापीज़ भी कर दी जाती हैं। फिक्सेशन ऑफ कापी होती है कि अगर डिफेंडेंट जो है वो नहीं मिलता तो उसके घर के ऊपर वो कापी समन की कापी चस्पा कर दी जाती है। उसके अलावा मॉडर्न डिवाइसेस के ज़रिए जिसमें मोबाइल फ़ोन नंबर फ़ोन पर उसको व्हाट्सएप पे मैसेज किया जा सकता है, वैसे मैसेज किया जाता है, फ़ोन कॉल की जा सकती है, टेलीग्राम फोनोग्राम, जो भी जिस भी तरीके से आप उस तक बात पहुंचानी होती है। वो पुराने ज़माने में ढोल वाली सर्विस होती थी कि वो ढोल बजा के और वो पीट के वो बताते होते थे कि फ़लाँ शख्स के ख़िलाफ़ जो है वो बादशाह को शिकायत की गई है, तो लिहाजा वो फ़लाँ डेट पे पेश हो। तो इसी तरह अभी बेसिकली इसके पीछे मकसद ये होता है कि वो एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है ना, कि नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, किसी को भी बगैर सुने सज़ा नहीं दी जा सकती। तो लिहाजा वो उसको सुना तभी जाएगा ना जब उसकी नॉलेज में लाया जाएगा कि भाई उसके खिलाफ कोई केस हुआ है, कोई भी इशू है, तो वो ताकि आके वो ख़ुद को डिफेंड कर सके, वो बता सके। इसी तरह अर्जेंट मेल सर्विस UMS वगैरह के ज़रिए भी सर्विस पाई जाती है, और पब्लिकेशन इन द प्रेस न्यूज़पेपर में भी, और या कोई भी और तरीक़ेकार जो कि कोर्ट को लगता हो मुनासिब उस तरीके से सर्विस करवाई जा सकती है। 28 सर्विस ऑफ समन्स वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स इन अनदर प्रोविंस। जब डिफेंडेंट किसी दूसरे सूबे में रहता हो तो फिर उस सूबे की कोर्ट को नोटिस भेजा जाएगा और फिर वो उसी तरह ही उसकी सर्विस करवाएगी जैसे कि खुद उस कोर्ट में वो केस चल रहा हो। 29 सर्विस ऑफ फॉरेन समन्स। फ़ौरन समन्स का भी तरीक़ेकार यही है कि वो फ़ौरन कोर्ट में भेजा जाता है और फिर वहाँ से उसकी सर्विस करवाई जाती है। 30 पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड द लाइक। ये कोर्ट की पावर होती है कि वो डिस्कवरी ऑर्डर कर देता है कि किसी भी हवाले से डिस्कवरी, मतलब कोई भी सवाल पूछना है कोर्ट ने, आंसर लेने के लिए, या इंटेरोगेटरीज, एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डिस्कवरी, इंस्पेक्शन, प्रोडक्शन, वेंडिंग, रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स और अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एज एविडेंस, जो कोर्ट को मुनासिब लगते हैं तो वो उसके हवाले से कोर्ट पूछ सकती है, या फिर कोई भी ऑर्डर कर सकती है प्रूव को और डिसप्रूव करने का बाय एफिडेविट। सेक्शन ये ऑर्डर एंड डिस्कवरीज का ऑर्डर भी आगे आएगा। 31 सेक्शन समन टू विटनेस। विटनेस को जैसे ही जिस तरह डिफेंडेंट को समन किया जाता है सेम वैसे ही विटनेस को भी समन किया जाता है, जो कि तरीका का 27, 28, 29 में बता दिया गया। 32 पेनल्टी फॉर डिफ़ॉल्ट। अगर कोई मतलब जैसे डिफेंडेंट है तो उसको बुलाया गया वो नहीं आता, या समन को विटनेस को बुलाया गया था अटेंडेंस के लिए तो वो नहीं आया, तो फिर उसकी नॉन अटेंडेंस की वजह से उसके वारंट इशू किए जा सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है, उसको फ़ाइन किया जा सकता है 2000 रुपये तक का, और उससे सिक्योरिटी ली जा सकती है ताकि वो अपेयर हो सके, और उसके अलावा उसको सिविल प्रिजन में भी भेजा जा सकता है। जजमेंट एंड डिक्री। 33 जजमेंट एंड डिक्री से मुराद कोई भी जो कि पहले हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं जजमेंट एंड डिक्री क्या होती है। मजीद इसमें उसने लिखा द कोर्ट आफ्टर द केस हैज़ बीन हर्ड शैल प्रोनाउंस जजमेंट मैक्सिमम विद इन 15 days एंड ऑन सच जजमेंट अ डिक्री शैल फॉलो साइमल्टेनियसली। ये अक्सर MCQs में सवाल आ जाता है कि जजमेंट तो डिक्री को फॉलो करती है या डिक्री जजमेंट को फॉलो करती है। तो जजमेंट सच जजमेंट अ डिक्री शैल फॉलो, तो डिक्री जो है वो जजमेंट को फॉलो करेगी, मतलब जजमेंट के ग्राउंड जो है वो डिक्री की बेस पर ही होती हैं। जो डिक्री में अगर किसी प्लेंटिफ के फेवर में की गई है तो पूरी की पूरी जजमेंट प्लेंटिफ के फेवर की बात करेगी, और अगर डिफेंडेंट के फेवर में की गई है तो पूरी की पूरी जजमेंट वो उसी को फॉलो करेगी डिक्री को। आगे है इंटरेस्ट 34।
ये फेडरल शरीयत कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है कि ये जो सीपीसी का सेक्शन 34 से ये 35 तक है, मतलब इंटरेस्ट और कॉस्ट वाले सेक्शन, ये अन इस्लामिक है, तो लिहाजा इसको यहाँ से ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन चूँकि सीपीसी में अमेंडमेंट नहीं हुई इस हवाले से, तो ये अवेलेबल है अभी तक। जबकि सुप्रीम कोर्ट की फेडरल शरीयत कोर्ट में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में ये बात लिखी गई थी कि 10 साल के अंदर अंदर फेडरल शरीयत कोर्ट इस हवाले से पाकिस्तान में जितने भी लॉज हैं, चूँकि ये सारे के सारे ब्रिटिश लॉज हैं, तो इनको चेक करेगी और चेक करने के बाद बताएगी कि कौन कौन से लॉज जो है वो अगेंस्ट द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम है या इनकन्सिस्टेंसी विद द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम है, तो फिर ताकि उनको नल एंड वाइड करार दिया जा सके। तो फेडरल शरीयत कोर्ट ने तो अपना काम कर दिया है कि इसके हवाले से जजमेंट पास कर दी है, जिसमें पाकिस्तान के सारे लॉज को चेक किया गया और उसमें से हर लॉज को, जैसे कोर्ट फीस के हवाले से बताया गया कि ये जो है ना वो अन इस्लामिक है, कि कोर्ट में सूट फाइल जस्टिस के लिए कोर्ट फीस नहीं होनी चाहिए, मतलब जस्टिस मस्ट बी फ्री। तो उसी में ही ये सेक्शन इंटरेस्ट और कॉस्ट वाले को भी अन इस्लामिक करा गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सीपीसी से नहीं निकाला गया, वो फेडरल शरीयत कोर्ट के जजमेंट आने के बावजूद भी। तो आगे अल्लाह की मर्ज़ी क्यों नहीं निकाला गया। बहरहाल ये वैसे भी अन इम्पोर्टेंट सेक्शन है 34 और 34 इंटरेस्ट और पब्लिक ड्यूज़ और कॉस्ट वाले, तो इस पे इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं 35 कॉस्ट, कंपनसेटरी कॉस्ट। ये अगर कोई फॉल्स एंड फ्रिवोलियस सूट फाइल कर देता है किसी के ख़िलाफ़, तो फिर उससे कंपनसेशन ली जा सकती है। वो कोर्ट की डिस्क्रेशन होती है कि कितनी मतलब ग्रांट करती है। पार्ट 2 पढ़ते हैं, एग्जीक्यूशन जनरल। एग्जीक्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि सीपीसी का, क्योंकि एग्जीक्यूशन के बगैर किसी भी सूट का कोई फ़ायदा नहीं है, डिग्री का भी फ़ायदा नहीं है। प्रैक्टिकल के बगैर तो इल्म भी बेकार है। 36 एप्लीकेशन टू ऑर्डर्स। इस कोड की जितनी भी एप्लीकेशन, मतलब डिक्री की एग्जीक्यूशन जिस तरह से होगी, वैसे ही ऑर्डर की भी एग्जीक्यूशन सेम वैसे ही होगी। 37 डेफिनेशन ऑफ कोर्ट विच पास्ड अ डिक्री। जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है उसकी डेफिनेशन क्या है। जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है वो एग्जीक्यूशन भी वही करवा सकती है, सिवाय इसके के सब्जेक्ट और कंटेंट्स के हवाले से कोई और बात ना लिखेगा। मतलब कोर्ट उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। वो जैसे कि एक कोर्ट ने डिग्री, मुल्तान की कोर्ट ने डिग्री पास कर दी है, लेकिन जो उसकी एग्जीक्यूशन होनी है, डिफेंडेंट जो है वो रहता है लाहौर में, तो फिर वो वाली लाहौर की कोर्ट उसको एग्जीक्यूट करवाएगी। अदरवाइज जो डिग्री पास करती है एग्जीक्यूशन कोर्ट भी वही होती है। कोर्ट्स बाय विच डिक्रीज में बी एग्जीक्यूटेड। कौन सी कोर्ट है जिनसे डिक्री एग्जीक्यूट करवाई जा सकती है। 38 कोई बाय विच डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड। जो कोर्ट डिक्री पास करेगी वो भी कर सकती है और उसके अलावा किसी और कोर्ट को एग्जीक्यूशन के लिए भी भेजा जा सकता है। 39 ट्रांसफ़र ऑफ डिक्री। डिक्री एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में भी ट्रांसफ़र की जा सकती है, एक लोकल लिमिट से दूसरी लिमिट्स में भी ट्रांसफ़र की जा सकती है, एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में भी ट्रांसफ़र हो सकती है। किन ग्राउंड पर वो ट्रांसफ़र हो सकती है, अगर जुरिस्डिक्शन नहीं है कोर्ट की तो फिर भी, और उसके अलावा डिक्री सफिशेंट, अगर कोई सफिशेंट रीज़न है जिसको ट्रांसफ़र करने का, उसके अलावा भी पार्टीज़ की रिक्वेस्ट पर भी की जा सकती है। और अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो वहाँ पर मतलब मौजूद है और उसके सेल वगैरह के हवाले से एग्जीक्यूशन करवानी है तो भी ट्रांसफ़र हो सकती है, या कोई भी अदर रीज़न जो कि कोर्ट को मुनासिब लगता है तो वो कोर्ट ट्रांसफ़र कर सकती है। उसके अलावा कोर्ट खुद ऑन मोशन मोटो भी ट्रांसफ़र कर सकती है किसी भी वजह से। सेक्शन 40 ट्रांसफ़र ऑफ डिक्री टू कोर्ट इन अनदर प्रोविंस। अगर किसी दूसरे में हो तो फिर उस सूबे की हाई कोर्ट जो है वो जो रूल्स प्रिस्क्राइब किए जाएंगे, मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो रूल प्रिस्क्राइब करेगी तो वो हाई कोर्ट करेगी। अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने लिखा होगा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद ट्रांसफ़र करेगी तो फिर बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट ट्रांसफ़र होगा सूट एक सूबे से दूसरे सूबे में। एक सूबे के अंदर करना हो तो फिर हाई कोर्ट करती है। 41 रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग बाय टू बी सर्टिफाइड। द कोर्ट टू विच अ डिक्री इज सेंट फॉर एग्जीक्यूशन शैल सर्टिफाई टू द कोर्ट विच पास द फैक्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन। तो वो जो कोर्ट पहले वाली कोर्ट को एक सर्टिफिकेशन भेजेगी कि हमने उधर जो है आपकी डिग्री आई थी तो वो उसको एग्जीक्यूट करवाया है, तो वो उसके साथ सारे के सारे सर्कमस्टांसिस भी साथ अटैच करेगी। अगर वो ऐसा नहीं कर पाई तो फेलियर, मतलब एग्जीक्यूशन नहीं हो रही, तो फिर वो सर्टिफिकेट बना के जारी कर बताएगी पहले वाली कोर्ट को।
42. Powers of court in executing transfer decree. The court executing a transfer decree sent it to shall have the same powers in executing decree. एग्जीक्यूटिंग डिक्री के पास सारी की सारी पावर सेम होंगी जो कि अगर वो खुद करती तो उसके पास होनी थी। मतलब जैसे कि वो कौन कौन सी पावर उसके पास हो सकती है, 39 की ट्रांसफ़र वाली पावर्स हो सकती हैं, एग्जीक्यूशन की परमिशन के हवाले से, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के मतलब राइट डिटरमिन करने के हवाले से, और उसके अलावा रिव्यू की पावर, अर्थमेटिकल और क्लरिकल मिस्टेक को चेंज करने के हवाले से, असाइनमेंट के हवाले से, या फिर एग्जीक्यूटिंग के हवाले से जितनी भी पावर्स हैं वो सारी की सारी पावर्स होंगी, और अटैचमेंट के हवाले से भी पावर उस एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास होती हैं। 43. Execution of decrees passed by British courts in places to which this part does not extend in or in foreign territory. अगर कोई डिक्री ऐसी है जो कि पास कर दी गई है और वह ऐसे इलाके से बिलोंग करती है जो कि पाकिस्तान की टेरिटरी में नहीं आता, तो फिर उसको एग्जीक्यूट नहीं करवाया जा सकता है उस कोर्ट, क्योंकि उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो फिर उसको एग्जीक्यूट वैसे ही करवाया जाएगा जैसे कि मतलब उस कोर्ट में भेजा जाएगा जहाँ पर उसकी जुरिस्डिक्शन बनती है, तो वो वहाँ से एग्जीक्यूट होगा। 44. Execution of decrees passed by courts in the reciprocating territory. Reciprocating, where a certified copy of a decree of any of the superior courts of the reciprocating territory has been filed in a district court, the decree may be executed in Pakistan as if it had been passed by the district court. मतलब किसी और कंट्री में अगर कोई डिक्री पास हुई है और उसकी एग्जीक्यूशन यहाँ होनी है, तो फिर वो इस कंट्री में भेजेगी और इसकी एग्जीक्यूशन वैसे ही करवाई जाएगी जैसे कि खुद इस कोर्ट ने पास की है। 46. प्रिसेप्ट. प्रिसेप्ट भी एक एप्लीकेशन होती है जो कि दूसरे कोर्ट, एक कोर्ट से जब दूसरे कोर्ट से एग्जीक्यूशन करवानी होती है जजमेंट डेप्टर के खिलाफ, तो फिर एक एप्लीकेशन जो है वो कोर्ट भेजती है, डिक्री ऑर्डर एप्लीकेशन देता है कोर्ट को जिसने डिक्री पास की होती है, ताकि वो एग्जीक्यूट करवा सके उस किसी दूसरे कोर्ट से जहाँ पर प्रॉपर्टी सिचुएट करी होगी या जहाँ पर वो डिफेंडेंट मौजूद हो। तो फिर कोर्ट एक प्रिसेप्ट बना कर भेजती है। प्रिसेप्ट में वो उस कोर्ट की डिक्री की और उस केस की पूरी फाइल और साथ कोर्ट की रिक्वेस्ट लिखी होती है, दूसरी कोर्ट में जाती है और वहाँ से फिर उसकी एग्जीक्यूशन करवाई जाती है, उसको प्रिसेप्ट कहते हैं। क्वेश्चन टू बी डिटरमिन्ड बाय कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिक्री. 47. क्वेश्चन टू बी डिटरमिन्ड बाय कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिक्री. जो कोर्ट डिक्री को एग्जीक्यूट करवा रही है वो कौन कौन से क्वेश्चन को डिटरमिन कर सकती है? सबसे पहले तो वो पार्टीज़ के राइट रिप्रेजेंटेटिव को डिटरमिन कर सकती है, उसके अलावा कोर्ट फीस के पेमेंट के हवाले से जुरिस्डिक्शन को डिटरमिन कर सकती है, और उसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव को डिटरमिन कर सकती है, और जितने भी पावर्स जो एग्जीक्यूशन कोर्ट की होती हैं वो सारी की सारी एक्सरसाइज कर सकती है, और उसमें वो क्वेश्चन भी कर सकती है और उनका डिटर्मिनेशन भी कर सकती है। लिमिट ऑफ टाइम फॉर एग्जीक्यूशन. सेक्शन 48. एग्जीक्यूशन बार्ड इन सर्टेन केसेस. ये टाइम लिमिटेशन के हवाले से बताता है कि 6 साल तक अगर मतलब आज डिक्री पास हुई है कोई, तो आज से लेकर 6 साल के अंदर अंदर तक किसी भी दिन एग्जीक्यूशन करवाई जा सकती है, और इसको लिमिटेशन एक्ट ऑफ एक्ट नहीं करेगा। फर्स्ट शेड्यूल का आर्टिकल 183 जो है उसने 48 का ही रेफरेंस दिया है, उसमें उसने कहा कि जो टाइम इसने बताया है वही चलेगा एग्जीक्यूशन के हवाले से। ट्रांसफरीज एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव. 49. ट्रांसफरी. एवरी ट्रांसफरी ऑफ अ डिक्री शैल होल्ड द सेम सब्जेक्ट टू द इक्विटीज इफ एनी with the judgment debtor might have enforced against the original decree holder. अगर मतलब डिक्री ट्रांसफ़र भी हो जाती है कि अगर, तो उसकी इन्फोर्समेंट वैसे ही होगी जैसे कि ओरिजिनल डिक्री होल्डर की होती है। जिस तरह ये डेलीगेशन होती है, पावर्स की डेलीगेशन होती है, इसी तरह डिक्री भी ट्रांसफ़र हो जाती है। 50. लीगल रिप्रेजेंटेटिव. लीगल रिप्रेजेंटेटिव से मुराद वो सारे वही के वही पर्सन होंगे जो कि मतलब डिग्री होल्डर की जो लीगल वारसान होते हैं वो सारे के सारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं। प्रोसीजर इन एग्जीक्यूशन. 51. पावर्स ऑफ कोर्ट टू इन्फोर्स एग्जीक्यूशन. कोर्ट की क्या क्या पावर्स होती हैं एजुकेशन को इन्फोर्समेंट करवाने के लिए? तो वो सबसे पहले पावर उसकी जो है कि वो प्रॉपर्टी को स्पेसिफिकली जो डिक्री की गई उसको डिलीवर करने का ऑर्डर कर सकती है, अटैचमेंट कर सकती है, सेल कर सकती है विदाउट अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, अरेस्ट एंड डिटेंशन इन प्रिजन कर सकती है, रिसीवर अपॉइंट कर सकती है, और इन सच अदर मैनर एज द नेचर ऑफ द रिलीफ में रिक्वायर्ड, या फिर कोई भी तरीका कार चूज़ कर सकती है कोर्ट जो कि कोर्ट को मुनासिब लगता है। 52. इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्री अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव. लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट
डिक्री की इन्फोर्समेंट वैसे ही होती है जैसे कि उस डिक्री होल्डर के अगेंस्ट खुद उसको सेटिस्फाई किया जाएगा। 53 लाइबिलिटी ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 50 एंड सेक्शन 52 प्रॉपर्टी इन हैंड्स ऑफ सन, मतलब उसके पास अगर प्रॉपर्टी उसके बेटे के पास भी है तो भी उसको एग्जीक्यूशन उसकी प्रॉपर्टी की लाइबिलिटी वैसे ही होगी जैसे कि खुद उस शख्स के पास है। जैसे कि मतलब अगर एक शख्स है और वो मर जाता है तो वो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो आगे ज़ाहिर है उसके वारसान को उसके बेटे को ट्रांसफ़र होगी ना। लेकिन अगर उस प्रॉपर्टी के साथ कोई लाइबिलिटी अटैच है तो वो फिर उसका बेटा या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं तो वो उस लाइबिलिटी को पहले पे करेंगे और बाद में वो अपने शेयर्स लेंगे। 54 पार्टीशन ऑफ स्टेट ऑफ सेपरेशन ऑफ शेयर, वो सारे के सारे लीगल वारसान अपने अपने शेयर के अकॉर्डिंग उस लाइबिलिटी को फुलफिल करेंगे। अरेस्ट एंड डिटेंशन, एक सेकंड। अच्छा जी, सेक्शन 55 अरेस्ट एंड डिटेंशन, जजमेंट डेटर को एग्जीक्यूशन की डिक्री के लिए किसी भी टाइम किसी भी दिन किसी भी जगह से अरेस्ट किया जा सकता है जो कि उसको सिंपल इम्प्रिजमेंट 1 साल से ज़्यादा की नहीं होती। सिविल इम्प्रिजमेंट जो है वो मैक्सिमम सिर्फ 1 ईयर की होती है। और उसके अलावा उसको बिफोर सनराइज़ और आफ्टर सनसेट अरेस्ट नहीं किया जा सकता, मतलब रात को नहीं किया जाएगा, दिन में ही किया जाएगा। डिवेलिंग हाउस में से नहीं किया जा सकता और उसके अलावा डिवेलिंग हाउस को तोड़ा नहीं जाता उसको अरेस्ट करने के लिए। और उसके अलावा अगर कोई वहाँ पर मतलब कोई फीमेल वगैरह मौजूद है तो फिर ये काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर लगाई गई हैं कि यहाँ जो नहीं किया जा सकता। ये आलमोस्ट वही रिस्ट्रिक्शन है जो कि CRPC ने भी लगाई हैं कि वो घर में नहीं उसको वो किया जाता। अगर कोई पर्दा नशीन लेडी है तो उसको पहले कहा जाएगा कि वो मतलब पर्दा कर लें ताकि फिर वो अंदर उसके वो जाया जाएगा उसको अरेस्ट करने के लिए। 56 प्रोहिबिशन ऑफ अरेस्ट और डिटेंशन ऑफ वुमेन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर मनी, मनी की डिक्री की एग्जीक्यूशन के लिए वुमेन को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। 58 रिलीज फ्रॉम डिटेंशन, डिटेंशन से रिलीज़ किया जा सकता है अगर वो अमाउंट जो भी मेंशन की गई है वो पेड कर दे ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रिजन को, या फिर डिक्री अगेंस्ट हिम अदरवाइज फुली सेटिस्फाइड, या डिक्री को फुली सेटिस्फाइड कर दे, या फिर वो एप्लीकेशन दे डिटेंड तो उसकी रिक्वेस्ट पर भी एप्लीकेशन की वो रिलीज़ किया जा सकता है। मतलब ये कि जो कि जिस तरह बेल होती है तो ये सेक्शन 58 की क्लास C के तहत भी सिविल इम्प्रिजन वाले बंदे की भी बेल हो सकती है। द पर्सन ऑन हुज एप्लीकेशन ही हैज़ बीन डिटेन्ड सो रिक्वेस्ट, तो उसके लिए उसको मनाना पड़ेगा जिसकी रिक्वेस्ट पे वो डिटेन हुआ। मतलब प्लेंटिफ अगर एप्लीकेशन दे देता है कि ठीक है इसको वो रिलीज़ कर दिया जाए तो अभी उसको रिलीज़ किया जा सकता है, वरना जब तक वो डिक्री की सेटिस्फाइड नहीं करता तब तक उसे रिलीज़ नहीं किया जाता, या फिर 1 साल पूरा नहीं होता तब तक भी रिलीज़ नहीं होता। प्रोवाइडेड दैट ही शैल नॉट बी रिलीज फ्रॉम सच डिटेंशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के बगैर वो रिलीज नहीं होगा। अटैचमेंट 60 प्रॉपर्टी लाइबल टू अटैचमेंट एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, इसमें बताई गई है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, सेल हो सकती है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के लिए। तो फिर कोई भी उसकी प्रॉपर्टी मूवेबल है या इमूवेबल है तो वो, या कोई भी उसके प्रॉफिट आते हैं मतलब जैसे उसका बैंक प्रॉफिट है, बैंक अकाउंट में पैसे हैं, या कहीं पर उसकी रेंटेड प्रॉपर्टी है तो कोई भी प्रॉपर्टी उसकी अटैच की जा सकती है, सिवाय जो नेसेसरी वेयरिंग अपरेल हैं, उसके कुकिंग वेसल्स हैं जो कि मतलब उसकी बुनियादी बेसिक ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो, या फिर अगर उसके कोई टूल्स हैं औजार हैं वगैरह हैं तो वो भी अटैच नहीं किए जाएंगे। या कोई उसका घर है मतलब जो रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर उसके पास बस जैसे कि एक ही घर है तो वो अटैच नहीं होगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स अटैच नहीं होंगे। मेयर राइट टू सू फॉर डैमेजेस अटैच नहीं होगा। एनी राइट ऑफ पर्सनल सर्विस अटैच नहीं होंगे। स्टाइपेंड्स वगैरह अगर कोई उसको मिलते हैं वजीफा वगैरह तो वो भी अटैच नहीं होंगे। द वेजेस ऑफ लेबरर्स, लेबर अगर बंदा है तो उसके जो डेली वेजेस हैं मतलब मजदूरी करता है तो उसकी दिहाड़ी अटैच नहीं होगी। अगर सैलरी है तो उसकी 100 रुपीज़ एंड 1/2 द रिमाइंडर तो वो अटैच नहीं होगी। और उसके अलावा भी कुछ चीज़ें जो उसकी अटैच नहीं की जाएंगी, उसके पेइंग अलाउंसेस वगैरह, कंपलसरी डिपॉजिट वगैरह इन द सम्स, तो ये चीज़ें अटैच मतलब जो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो बिल्कुल अटैच नहीं की जाएंगी। उसके अलावा उसकी बाकी सारी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट है 61 पार्शियल एग्जाम्पशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के वाले से भी पार्शियल एग्जाम्पशन है कि अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिस तरह नेसेसरी समझती है उसको प्रोवाइड करना तो वो दिया जाएगा, उसकी जितना
पोर्शन जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये डिटरमिन करेगी कि कितना पोर्शन उसको देना है और कितना अटैच करना है। 62 सीजर ऑफ प्रॉपर्टी इन ड्वेलिंग हाउस। नो पर्सन एग्जीक्यूटिंग एनी प्रोसेस अंडर दिस कोड ऑथराइज सीजर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी शैल एंटर एनी ड्वेलिंग हाउस आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। रात के टाइम कोई भी पर्सन डिग्री के एग्जीक्यूशन के हवाले से किसी भी ड्वेलिंग हाउस ऐसे हाउस को कहते हैं जो के रहने के लिए हो, जो मतलब जो हम घरों में रहते हैं तो हमारे घरों को ड्वेलिंग हाउस कहा जाता है, रिहाइश गाह जिसे कहते हैं। 63 प्रॉपर्टी अटैच्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज ऑफ सेवरल कोड्स। अगर प्रॉपर्टी जो अटैच की गई है वो डिक्री की एग्जीक्यूशन बनती है सेवरल कोड्स की, मतलब एक से ज़्यादा लोगों के उसने पैसे देने थे और सब लोगों ने डिक्री पास करवा दी, और प्रॉपर्टी जो अटैच की गई है वो एक से ज़्यादा कोर्ट्स को रिक्वायर्ड है, तो जो सबसे पहली डिग्री होगी ना तो वो वाली कोर्ट अटैच करेगी। अच्छा जी, 60 nothing in this section shall be deemed to immediate any proceeding taken by executing court one of such decrees. 64 प्राइवेट एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर अटैचमेंट टू बी वाइड। अगर अटैच प्रॉपर्टी हो गई है और उसके बाद उसने जिसकी प्रॉपर्टी अटैच हुई है उसने कोई प्राइवेट सेल कर दी है बाद में, तो फिर वो सेल जो है वो वाइड हो जाएगी। से इसके ऊपर वो एक प्रिंसिपल एप्लीकेबल होते हैं, कैविएट एम्प्टर, मुश्तरी होशियार भाष, खरीदने वाले होशियार हैं। जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदें तो खरीदने से पहले ये लाजमी चेक कर लें क्या है वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी तो नहीं है, अटैच प्रॉपर्टी तो नहीं है, या फिर उसके ऊपर कोई इशू तो नहीं चल रहा, तो फिर खरीदे, वरना आपके सारे के सारे पैसे डूब सकते हैं, क्योंकि जब सेल वाइड हो जाएगी तो लिहाजा आपको वाइड कॉन्ट्रैक्ट करने के अगेंस्ट कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, कंपनसेशन मिल सकती है, लेकिन वो भी अगर आपकी साइड पर कोई फॉल्ट ना हो तो। 65 परचेजर्स टाइटल। Where immovable property is sold in the execution of a decree and such sale has become absolute, the property shall be deemed to have vested in purchaser from the time when the property is sold and not from the time when the sale becomes absolute. जिस दिन प्रॉपर्टी सेल होगी उसी दिन से परचेज़र का टाइटल, ये भी एमसीक्यूज में अक्सर पूछा जाता है कि परचेज़र का टाइटल जो है वो किस दिन से बन जाता है। जिस दिन से प्रॉपर्टी सेल होगी उसी दिन वो इंटाइटल हो जाएगा, ना कि जिस दिन एब्सोल्यूट होगी। एब्सोल्यूट कब होगी? जब वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड वगैरह हो जाएगी तो फिर वो उस एब्सोल्यूट हो जाती है, या जिस वक्त उसके पैसे सारे वो दे देता है तब एब्सोल्यूट हो जाती है, लेकिन टाइटल उसके पास तभी आ जाता है जब वो प्रॉपर्टी सेल हो जाती है। 66 सूट अगेंस्ट परचेजर नॉट मेंटेनेबल ऑन ग्राउंड ऑफ परचेज बीइंग ऑन बिहाफ ऑफ अ प्लेंटिफ। सूट जो परचेज़र के खिलाफ मेंटेनेबल नहीं होता सिर्फ इस ग्राउंड पर कि परचेज जो है वो प्लेंटिफ के बिहाफ पर की गई है, मतलब प्लेंटिफ ने खुद सूट परचेज नहीं किया, प्रॉपर्टी परचेज नहीं की, किसी और ने उसके बिहाफ पर किया। जैसे वो ऑस्टेंसिबल ओनर होता है, इसे कहते हैं ऑस्टेंसिबल ओनर को बेनामीदार मालिक अगर कोई है तो वो उसके खिलाफ वो सूट फाइल नहीं हो सकता, मतलब सिर्फ महज इसी ग्राउंड पर नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता अगर कोई फ्रॉड वगैरह का एलिमेंट है तो फिर हो सकता है। 67 पावर फॉर प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स एज टू सेल्स ऑफ लैंड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी। एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री या पेमेंट ऑफ मनी के हवाले से पावर जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर द टाइम टू टाइम रूल्स बनाएगी और ऑफिशियल गजट में पब्लिश करेगी। डेलीगेशन टू कलेक्टर ऑफ पावर टू एग्जीक्यूट डिक्रीज अगेंस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से डेलीगेशन पावर की जा सकती हैं कलेक्टर को। एग्जीक्यूशन के हवाले से 68 पावर टू प्रिस्क्राइब रूल्स फॉर ट्रांसफरिंग टू कलेक्टर एग्जीक्यूशन ऑफ सर्टेन डिग्री। ये पावर्स भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है कि वो रूल बनाए ट्रांसफ़र करने के हवाले से कलेक्टर को एग्जीक्यूशन ऑफ सर्टेन डिग्रीज। 69 प्रोविजंस ऑफ थर्ड शेड्यूल टू अप्लाई। The provision set forth in the third schedule shall apply to all cases in which the execution of decree has been transferred under last preceding section. थर्ड शेड्यूल की प्रोविज़न जो है वो अप्लाई की जाएंगी एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्रीज के हवाले से, जितनी भी ये पीछे बातें गुजर चुकी हैं एग्जीक्यूशन के हवाले से। 70 रूल्स ऑफ प्रोसीजर। गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो रूल्स बनाएगी प्रोसीजर के हवाले से जो कि कलेक्टर ने फॉलो करने हैं, तो वो सारे के सारे रूल्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पावर में आते हैं। जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स बार, ये भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पावर है, वो ऑफिशियल गजट में पब्लिश करेगी कि वो कौन कौन सी जुरिस्डिक्शन बार्ड है, मतलब सिविल कोर्ट की। फिर अगर रेवेन्यू कोर्ट में रेवेन्यू ऑफिसर के पास कोई केस चलता है तो फिर सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बार्ड हो जाती है, मतलब जो मामलात रेफ़र कर दिए गए हैं कलेक्टर को तो फिर कलेक्टर ही उनको डिसाइड करेगा।
तो सिविल कोर्ट में वो सूट डायरेक्ट नहीं आ सकते हैं। अलबत्ता वो डिपार्टमेंट कलेक्टर से होकर फिर आगे अपीलेट फोरम पे तो आ सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट सिविल कोर्ट की जुरिसडिक्शन बाहर हो जाती है। 71 कलेक्टर डीम टू बी एक्टिंग जुडिशली। जो कलेक्टर है वो उसको समझा जाएगा कि वो जुडिशली एक्ट कर रहा है, मतलब वो कलेक्टर उस टाइम पे जब वो उस केस की हियरिंग कर रहा होगा तो वो बतौर जज ही काम कर रहा होता है। 72 where court may authorize collector to stay public sale of land where in any local area in which no declaration under section 68 is in force, property attached consists of land of a share in land. The collector represents to the court that the public sale of the land share objectionable and satisfactory। मतलब यह क्या कलेक्टर जो है वो पब्लिक लैंड की जब सेल कर रहा होगा या फिर उसके ऊपर कोई डिक्री को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो फिर उसके हवाले से टेम्परेचर ऑथोराइज द कलेक्टर टू प्रोवाइड सच सेटिस्फैक्शन इन द मैनर रिकमेंडेड बाय हिम इंस्टेड ऑफ प्रोसीडिंग टू अ सेल ऑफ द लैंड ऑफ अ शेयर। मतलब तो जो भी तरीक़ाकार रूल्स में प्रोवाइड किया गया है उसको वो उसी को ही फॉलो करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स 73 प्रोसीजर ऑफ एग्जीक्यूशन सेल टू बी रिलेटिवली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिग्री होल्डर्स। तमाम डिग्री होल्डर्स के जो प्रॉपर्टी होगी उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मॉर्गेज के हवाले से है, ये जो भी है। Resistance to execution 74 resistance to execution where the court is satisfied that the decree holder of a decree for the possession of property or the purchase of property sold in execution of decree has been resisted or obstructed in obtaining possession of property by the judgment debtor or any other person in this behalf resist obstruction without just cause. The court may its first instance decree holder purchaser the judgment debtor सिंपल इम्प्रिजनमेंट का ऑर्डर कर सकती है जो कि 30 डेज तक करती है। ये इसको कहते हैं कार्य सरकार में मुदाखलत। पीपीसी में भी इसके पूरा का पूरा चैप्टर मौजूद है कि अगर कोई पब्लिक ऑफिसर अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है तो उसको कोई रेजिस्ट करता है, उसको कोई रोकता है या उसके काम में मुदाखला डालता है तो उसको पनिश किया जा सकते हैं। इसी तरह सिविल में भी है। पार्ट 3 इंसिडेंटल प्रोसीडिंग कमीशंस 75 पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशन। कोर्ट की पावर है कि वो कमीशन इशू कर सकती है किस काम के लिए, टू एग्जामिन एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को एग्जामिन करने के लिए, लोकल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, या फिर टू एग्जामिन और एडजस्ट अकाउंट एडजस्ट करने के लिए, या फिर टू मेक अ पार्टीशन तकसीम के लिए भी लोकल कमीशन मुकर्रर कर सकते हैं। 76 कमीशन टू अनदर कोर्ट। कोर्ट कमीशन जो है वो किसी दूसरे कोर्ट में भी भेजा जा सकता है। 77 लेटर ऑफ रिक्वेस्ट in lieu of issuing commission the court may issue a letter of request to examine a witness residing at any place not within पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान से बाहर कोई विटनेस पर्सन है जिसको एग्जामिन करना है विटनेस को, तो फिर लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा जाता है उस कोर्ट को ताकि वो वहाँ से उसकी एग्जामिनेशन करवा सके। 78 कमीशन इशूड बाय फॉरेन कोर्ट्स। अगर फॉरेन कोर्ट्स का पाकिस्तान में कमीशन इशू किया जाता है तो फिर प्रोविंशियल फेडरल गवर्नमेंट अथॉरिटी देगी कि उसको एग्जामिन किया जाना चाहिए या नहीं, तो फिर वो एग्जामिन होगा। पार्ट 4 सूट्स इन पर्टिकुलर केसेस सूट्स बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर्स इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। 79 सूट्स बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो सूट अगर बाय और अगेंस्ट फेडरल गवर्नमेंट तो फिर उसके नाम से होते हैं, मतलब अगर सूट फेडरल गवर्नमेंट के नाम से करना है तो फिर पाकिस्तान जैसे मतलब अगर मैं किसी फेडरल गवर्नमेंट के किसी इदारे से वो अग्रीव्ड हो जाऊं तो फिर मैं फेडरल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ सूट फाइल करने के लिए तो वो पाकिस्तान का नाम मेंशन कर लूँगी। मतलब जैसे मैं लिखूँ राबिया चौहान बनाम पाकिस्तान। तो इसी तरह अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के किसी इदारे से वो अग्रीव्ड हों तो उसके खिलाफ़ करना है तो फिर उस प्रोविंस का नाम लिखना है। जैसे पंजाब तो वो हेड का नाम लिखा जाता है हमेशा। 80 में नोटिस कभी सूट गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जब भी सूट फाइल किया जाता है तो उससे पहले नोटिस किया जाता है। कितने मंथ का, 2 मंथ का, 2 मंथ्स का नोटिस पहले किया जाता है और उसके बाद सूट फाइल किया जाता है। और अगर नोटिस नहीं किया, सूट फाइल कर दिया तो फिर गवर्नमेंट को 3 महीने का टाइम मिलता है रिटन स्टेटमेंट देने के लिए। मतलब 2 महीने नोटिस वाले और 1 महीना रिटन स्टेटमेंट वाला। 81 एग्जाम्पशन फ्रॉम अरेस्ट एंड पर्सनल अपीयरेंस।
किसी भी शख्स को, ये जो पब्लिक ऑफिसर होते हैं इनको एग्जाम्पशन दी जा सकती है पर्सनल अपीयरेंस के हवाले से। वो फिर कोर्ट डिसाइड करती है कि किसको कितनी एग्जाम्पशन देनी है और कितनी नहीं देनी। 82 एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री वेयर द डिक्री इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिसर in respect of such act as aforesaid shall be specified in the decree that shall be specified, and if the decree not satisfied within the specified time shall report the case for the orders of the provincial government। कि वो टाइम स्पेसिफाई करेगी, वो जगह स्पेसिफाई करेगी जिसको एग्जीक्यूट करवाना है। अगर वो पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ है तो फिर वो अगर वो नहीं होती सेटिस्फाइड तो फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी इसके हवाले से कि क्या करना है। Suits by aliens and by or against foreign rulers, ambassadors and envoys। 83 when aliens may sue। एलियन कब सूट फाइल कर सकते हैं? जब वो उन्हें पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट की परमिशन मिल जाती है तो फिर वो सूट फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी एलियन जो है वो पाकिस्तान में किसी के खिलाफ सूट फाइल नहीं कर सकता। 84 व्हेन फॉरेन स्टेट्स, एलियन से मुराद होता है दूसरी कोर्ट, जो फॉरेन कोर्ट्स के फॉरेन कंट्रीज़ के लोगों को एलियन कहा जाता है, जो कि हमारे फ्रेंड्स नहीं होते, मतलब नॉन फ्रेंडशिप वाली कंट्रीज़, तो उनको एलियन कहते हैं। व्हेन फॉरेन स्टेट्स में सूट, फॉरेन स्टेट कब सूट फाइल कर सकती है? वो भी पहले फेडरल गवर्नमेंट की इजाज़त लेगी तो फिर सूट फाइल करेगी पाकिस्तान में, अगर किसी से वो कोई भी डिस्प्यूट है या कोई भी मैटर हो तो। 85 persons specially appointed by government to prosecute or defend for rulers। Persons specially appointed by order of the federal government at the request of the ruler of any foreign state, at the request of any person competent in opinion of the federal government to act on behalf of the ruler, to prosecute defend any suit on this behalf। तो वो भी पहले परमिशन लेंगे और उसके बाद फिर करेंगे। 86 है सूट्स अगेंस्ट डिप्लोमेटिक एजेंट। डिप्लोमेटिक एजेंट्स के अगेंस्ट भी सूट फाइल नहीं होता सिवाय इसके कि उसकी प्राइवेट इमूवेबल प्रॉपर्टी हो या फिर सक्सेशन का कोई सूट हो या प्रोफेशनल की कमर्शियल एक्टिविटी हो उसके खिलाफ, तो फिर ये चंद एक केसेस हैं जिसमें उसके खिलाफ सूट फाइल हो सकते हैं। अदरवाइज एम्बेसडर्स को इम्यूनिटी हासिल होती है, उनके खिलाफ कोई सूट फाइल नहीं हो सकता। इंटरप्लेडर, इंटरप्लेडर का आगे ऑर्डर भी है। सेक्शन 88 वेयर इंटरप्लेडर सूट में बी इंस्टीट्यूटेड। Interpleader suit where two or more persons claim adversely to one another the same debt or sum of money or other property movable or immovable from another person who claims no interest therein other than for charges or cost, and who is ready to pay or deliver to it to the rightful claimant. Such other person may institute a suit of interpleader against all claimants for the purpose of obtaining a decision as to person whom the payment property shall be। अब ये इंटरप्लेटर सूट क्या होता है? जब एक से ज़्यादा लोग किसी एक जगह, मतलब एक प्रॉपर्टी है, वो किसी एक पर्सन की पोजेशन में है, तो वो उसको बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं। मतलब जैसे मैं कहूँ कि मैंने वो प्रॉपर्टी खरीदी है, कोई और शख्स बी शख्स है वो कहता है कि मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदी है, सी कहता है कि ये मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है। तो इसी तरह एक से ज़्यादा क्लेमेंट बन गए एक प्रॉपर्टी के। अब जो प्रॉपर्टी जिसके पोजेशन में है वो कहता है कि जो भी इसका राइटफुल ओनर है वो, जैसे कि ये इस तरह के इंटरप्लेटर सूट बाज़ दफ़ा इस तरह के केसेस में आता है जबकि प्रॉपर्टी बेचने वाला शख्स जो है वो मर जाता है और वो बता के नहीं जाता कि मैंने किसको प्रॉपर्टी बेची है, और बाद में बहुत सारे उसके क्लेमेंट हो जाते हैं कि मैंने भी वो प्रॉपर्टी ख़रीदी है या मेरे भी उसने पैसे देने थे। तो फिर इंटरप्लेटर सूट फाइल किया जाता है, वो फिर जो भी उसका राइटफुल क्लेमेंट होता है उसको, ताकि वो प्रॉपर्टी या वो पैसे जो भी हैं वो दिए जा सके। पार्ट 5 स्पेशल प्रोसीडिंग्स आर्बिट्रेशन, ये ओमिटेड है। 89 ए है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ADLR की प्रोसीडिंग जो होती हैं, ताकि ये सुलह करवाने की, रिकन्सिलेशन की, सुलह की कोशिश करवाई जाती है ताकि दोनों पार्टीज जो हैं वो सूट फाइल करने में और इतना लंबा प्रोसीजर अडॉप्ट करने के बजाय आपस में सुलह सफाई से कर लें, मतलब जो भी राइटफुल क्लेमेंट है उसको वो दे दें या कंप्रोमाइज़ की सिचुएशन निकाली जाती है ताकि लिटिगेशन जो है वो कम किया जा सके और रिलीफ ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। स्पेशल केस का भी ऑर्डर मौजूद है। 90 पावर टू स्टेट केस फॉर ओपिनियन ऑफ कोर्ट वेयर एनी पर्सनस डिक्री अग्री इन राइटिंग टू स्टेट अ केस फॉर द ओपिनियन ऑफ कोर्ट, देन द कोर्ट शैल ट्राई एंड डिटरमिन द सेम इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड। अगर कोई कोर्ट की ओपिनियन लेने के हवाले से कोई चीज़ चाहिए होती है तो फिर कोर्ट
इन राइटिंग में उसको लिखा जाता है और कोर्ट उसको डिटरमिन कर देती है। सूट्स रिलेटिंग टू पब्लिक मैटर्स, ये जो LLB में PIL है ना, तो वो ये इस सेक्शन के तहत PIL फाइल करता है 91 के पब्लिक न्यूसेंस के हवाले से ना, कि अगर किसी की वजह से कोई पब्लिक को कोई नुकसान पहुंच रहा है तो वो फिर सूट फाइल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि सबसे पहले एडवोकेट जनरल की परमिशन ली जाएगी और 2 और पर्सनस की परमिशन ली जाएगी और कोर्ट की लीव के साथ वो सूट इंस्टीट्यूट फाइल होगा, ऐसे नहीं होगा। 92 पब्लिक चैरिटीज़ के हवाले से रिमूविंग एनी ट्रस्टी को रिमूव करने के लिए, ट्रस्टी अपॉइंट करने के लिए, या फिर प्रॉपर्टी को वेस्ट करने के लिए, अकाउंट्स के हवाले से, डिक्लेयर करने के हवाले से, पोर्शन के हवाले से, ऑथराइज करने के हवाले से, या फिर कोई स्कीम सेटल करने के हवाले से, या कोई ग्रांटिंग फर्दर अदर रिलीफ, तो फिर वो भी सूट फाइल किया जाता है अंडर सेक्शन 92। ये ट्रस्ट के हवाले से, ये चैरिटीज़, ये जो वक्फ वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं उससे रिलेटेड होते हैं। 93 एक्सरसाइज ऑफ पावर्स ऑफ एडवोकेट जनरल, the powers conferred by section 91 and 92, the advocate general may be within the previous sanction, the provincial government exercised also by the collector by such officer as the provincial government may appoint in this behalf. Part 6 supplemental proceeding। 94 supplemental proceeding, किसी को इश्यू वारंट करने के लिए, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एंड्स ऑफ जस्टिस फ्रॉम बीइंग डिफीटेड द कोर्ट में इफ सो प्रिस्क्राइब, इश्यू वारंट कर सकती है, डिफेंडेंट को डायरेक्ट कर सकती है, सिक्योरिटी फ्रंट करने के लिए टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है, रिसीवर अपॉइंट कर सकती है और इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर पास कर सकती है। 95 कंपनसेशन फॉर ऑब्टेनिंग अरेस्ट अटैचमेंट और इंजंक्शन ऑन इनसफिशिएंट ग्राउंड्स, अगर किसी ने कोई इनसफिशिएंट ग्राउंड के ऊपर कोई अरेस्ट करवा दी है, अटैचमेंट करवाई है या इंजेक्शन दे दिया, तो फिर उसको कंपनसेशन का भी कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। पार्ट 7 अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज। 96 में अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री मतलब सबसे पहली डिक्री जैसे पास होती है तो उसके खिलाफ जो अपील होगी उसे अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री कहते हैं। 96 इसका डील करता है। और एक्स पार्टी डिक्री के खिलाफ भी अपील लाई की जा सकती है। उसके अलावा एक्स पार्टी के खिलाफ एप्लीकेशन भी आती है 9-13 के तहत। ऑर्डर 9 रूल 13, अगर कंसेंट डिक्री है तो उसके खिलाफ अपील नहीं होगी। 97 अपील फ्रॉम फाइनल डिक्री वेयर नो अपील फ्रॉम प्रिलिमिनरी डिक्री, अगर प्रिलिमिनरी डिक्री के खिलाफ अपील नहीं किया तो फिर फाइनल डिक्री के खिलाफ भी अपील नहीं होगी। 98 डिसीजन वेयर अपील हर्ड बाय 2 और मोर जजेस, अगर 2 या 2 से ज़्यादा जजेस ने वो अपील सुनी है तो फिर उसका फैसले के खिलाफ अपील जो है वो हाई कोर्ट में होगी। 99 नो डिक्री टू बी रिवर्स्ड और मॉडिफाइड फॉर एरर और इरेगुलरिटी नॉट अफेक्टिंग मेरिट्स और जुरिसडिक्शन, नो डिक्री टू बी रिवर्स्ड और मॉडिफाइड फॉर एरर और इरेगुलरिटी नॉट अफेक्टिंग मेरिट्स और जुरिसडिक्शन, अगर मेरिट्स के हवाले से कोई मसला नहीं है और जुरिसडिक्शन का सिर्फ मसला है तो फिर कोई भी डिक्री सिर्फ इस ग्राउंड पर रिवर्स या मॉडिफाइड नहीं होगी कि कोर्ट की जुरिसडिक्शन नहीं बनती थी, अगर मेरिट ऑफ द केस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा तो। अपील्स फ्रॉम एपलेट डिक्रीज, एपलेट डिक्रीज के मतलब 96 के तहत जो अपील की गई है उसके खिलाफ अगर अपील करनी है तो फिर वो 100 में होती है सेकंड अपील, और ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर होती है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर नहीं होती। 101 सेकंड अपील ऑन नो अदर ग्राउंड्स, सिर्फ ये जो 100 में ग्राउंड दी गई है मतलब मैटर ऑफ लॉ के हवाले से तो सेकंड अपील होगी, उसके अलावा किसी और ग्राउंड पर नहीं होगी। 102 नो सेकंड अपील इन सर्टेन केसेस, सेकंड अपील हर केस में नहीं होती, कुछ केसेस में होती है जो कि मतलब 25 मिलियन से ज़्यादा के नहीं होते उनमें हो सकती है। 103 पावर ऑफ हाई कोर्ट टू डिटरमिन इशू ऑफ फैक्ट, हाई कोर्ट के पावर है कि वो इशू ऑफ फैक्ट को डिटरमिन करे। अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स 104 में ऑर्डर अपीलेबल ऑर्डर्स बताए गए हैं वो 35 है मतलब कॉस्ट वाला 47, 91, 92 ये जो चैरिटीज़ वाला वक्फ वाला और पब्लिक न्यूसेंस वाला 95 इनके खिलाफ जो है अपील हो सकती है, उसके अलावा किसी और सेक्शन के अगेंस्ट अपील नहीं होती, मतलब ऑर्डर्स के अगेंस्ट नहीं होती। 105 अदर ऑर्डर्स, इसमें भी उसने ये लिखा हुआ कि ये जो बता दिए हैं ऊपर इनके खिलाफ अपीलेबल ऑर्डर्स हैं, उसके अलावा कोई भी अपीलेबल ऑर्डर नहीं है। 106 व्हाट कोर्ट्स टू हेयर अपील, कौन सी कोर्ट अपील हेयर कर सकती हैं, जो अपीलेट कोर्ट होती है वही अपील हेयर कर सकती है ना। Where an appeal from any order is allowed, it shall lie to the court which an appeal would lie.
फ्रॉम द डिक्री हायर फॉरम पे अपील जाती है हमेशा। 107 पावर्स ऑफ अपीलेट कोर्ट। अपीलेट कोर्ट की पावर क्या है? डिटरमिन केस फाइनली टू रिमांड, केस कर सकती है, रिमांड मतलब वापस भेज सकती है, इशू फ्रेम कर सकती है, एडिशनल एविडेंस ले सकती है कोर्ट। 108 प्रोसीजर इन अपील्स फ्रॉम appellate decrees and orders from appellate decrees and from orders made under this court or any special local court in which different procedure is not provided। सेम प्रोसीजर है, अलग अलग नहीं होता। अपील्स टू द सुप्रीम कोर्ट। 109 व्हेन अपील लाई टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में लाई करेगी, जबकि हाई कोर्ट में मतलब डीपी की जो डिविजनल बेंच होता है उसके खिलाफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील जाती है। और सुप्रीम कोर्ट में भी लीव टू अपील पहले लीव टू अपील दी जाती है, वो एक्सेप्ट हो जाती है तो फिर होती है। 111 111 बार ऑफ सर्टेन अपील्स। कुछ अपील जो हैं वो बार की गई हैं। वो कौन सी हैं? जो डिवीजन बेंच में हो और दो से ज़्यादा जजेस ने की और उनके दरमियान वो इक्वली डिवाइड हो गया, मतलब टाई हो गया, तो फिर ऐसे फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते, पहले उधर से ही फैसला होता है, वो थर्ड जज को अपॉइंट कर देते हैं और फिर उसका फैसला ले जाते हैं। 112 सेविंग नथिंग कंटेंट कोर्ट डीम टू बी। सुप्रीम कोर्ट की पावर को अफेक्ट नहीं करेगा, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसका पावर दिया वो उसकी वैसे के वैसे ही बरकरार रहेंगे। पार्ट 8 रेफरेंस रिव्यू एंड रिवीजन। 113 रेफरेंस टू हाई कोर्ट। किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ के हवाले से अगर दिस सबॉर्डिनेट कोर्ट को कोई पॉइंट डिटरमिन करवाना तो फिर वो रेफरेंस बना के हाई कोर्ट में भेजती है ताकि वो उसके ऊपर डिसाइड ओपिनियन दे सके। 114 रिव्यू। रिव्यू में मोस्टली क्लैरिकल और अर्थमेटिकल मिस्टेक आती हैं। उसके अलावा अगर कोई अपील होनी थी नहीं हुई तो फिर रिव्यू किया जा सकता है, या फिर जहाँ पर डिक्री में अपील अलाउड ही नहीं थी तो फिर रिव्यू हो सकता है, या फिर जजमेंट को कोर्ट को ऑफर may apply to review judgment of the court which passed the decree made order and the court may such order thereon as things fit। अगर कोर्ट समझती है कि रिव्यू उसके ऊपर होना चाहिए तो रिव्यू हो सकते हैं, और इसके रिव्यू के लिए एप्लीकेशन दी जाती है, रिव्यू करवाने के लिए सेम कोर्ट में होती है। 115 रिवीजन जो है वो हायर फोरम पे होती है, और इसके ग्राउंड्स होती हैं कि टू हैव एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन नॉट वेस्टेड बाय, अगर लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन है या फिर फेलियर हो गया है एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन के लिए, या फिर इलीगल कोई ऑर्डर आ गया है, या फिर मटेरियल इरेगुलरिटी आ गया, तो भी रिवीजन हो सकती है। और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होती है, उसके अलावा हाई कोर्ट में भी हो सकती है। स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू हाई कोर्ट्स। 116 पार्ट 2 अप्लाई ओनली टू सर्टेन हाई कोर्ट्स। दिस पार्ट अप्लाइज ओनली टू सर्टेन हाई कोर्ट्स। ये वाला पार्ट सिर्फ हाई कोर्ट के हवाले से। 117 एप्लीकेशन ऑफ कोर्ट टू हाई कोर्ट। इस कोर्ट की एप्लीकेशन जो है वो हाई कोर्ट पर भी होगी। 118 एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्रीज बिफोर असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। एक सेकंड प्लीज। अच्छा जी, आगे चलते हैं। वैसे इतना लंबा लेक्चर हो गया, इसको आप एक ही सिटिंग में तो जाहिर सी बात है कोई भी नहीं सुनता इतना लंबा लेक्चर, लेकिन अगर आप एक सिटिंग में भी सुन रहे तो भी मेरा ख्याल है इतना ज़्यादा बोरिंग नहीं है। मज़ीद इसको थोड़ा थोड़ा करके आप सुने, और साथ साथ हो सके तो लिख लिया करें। जो लिखने से ना इंटरेस्ट डेवलप रहता है, वो इंटरेस्ट आपका लूज़ नहीं होता, नींद भी नहीं आती और ना ही कोई और इशू होता है। थोड़ा सा रह गया तो जल्दी से कंप्लीट करते हैं। 118 में कहते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री बिफोर अटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। जब डिक्री कोई भी पास होती है तो उसमें कोर्ट जो है वो कॉस्ट का ऑर्डर भी करती है। दोनों पार्टीज में से किसी को भी कर सकती है, बस वो दोनों पार्टीज को कर सकती है। तो वो अगर अभी कोर्ट ने कॉस्ट का डिटरमिन नहीं किया लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन करवाना ज़रूरी है, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि पहले इसकी एग्जीक्यूशन करवा दी जाए, बाद में कोर्ट कॉस्ट डिटरमिन कर दी जाएगी, जैसे कि टैक्सेशन की डिटरमिन होती है कॉस्ट। 119 अनऑथराइज पर्सन नॉट टू एड्रेस कोर्ट। अनऑथराइज पर्सन कोई कोर्ट को एड्रेस नहीं कर सकता जब तक कि उसको ऑथोराइज ना किया जाए। 120 प्रोविजन नॉट एप्लीकेबल टू हाई कोर्ट इन ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन। द फॉलोइंग प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू हाई कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। मेरी 16, 17 एंड 20, ये 16, 17 और 20 वो प्रॉपर्टी की जुरिस्डिक्शन के हवाले से। पार्ट 10 रूल्स। 121 इफेक्ट ऑफ रूल्स इन फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल का इफेक्ट जो अगर वो ख़त्म ना कर दिए गए हों जब तक, तो उनका इफेक्ट ऐसे ही होगा जैसे कि इनेक्टेड बनने के मतलब जैसे ये लॉ सेक्शन वाले पार्ट की
ऑथेंटिसिटी है या इसकी इन्फोर्समेंट है, तो सेम वैसे ही रूल्स की भी वैल्यू वही होगी। 122 पावर ऑफ सर्टेन हाई कोर्ट्स टू मेक रूल्स, हाई कोर्ट्स के पास पावर होगी कि वो रूल्स बनाए, वो फर्स्ट शेड्यूल वाले। 123 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रूल कमेटीज इन सर्टेन पावर, ये कॉन्स्टिट्यूशन से मुराद दस्तूर पाकिस्तान नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन से मुराद मेकिंग है। जो रूल कमेटी है जो के फर्स्ट शेड्यूल के रूल्स बनाती है, उस कमेटी में कौन कौन शामिल होगा, ये सारे लोग शामिल होंगे। 3 जजेस हाई कोर्ट के शामिल होंगे उस कमेटी में, और जिसमें से एक जज जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज रह चुका हो या फिर डिविजनल जज रह चुका हो 3 साल के लिए। 2 एडवोकेट जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं इन कोर्ट में, एक जज सिविल कोर्ट का जज जो कि हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट हो, या फिर मेंबर्स ऑफ सच कमेटी शैल बी अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस हु शैल नॉमिनेट वन ऑफ देयर मेंबर टू बी प्रेसिडेंट। अच्छा जी, ये सारे कमेटी फॉर्म करेंगे और ये बनाएंगे रूल्स कमेटी। और 124 कमेटी टू रिपोर्ट टू हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ये जो कमेटी है वो रूल्स बनाने के बाद हाई कोर्ट को रिपोर्ट करेंगे। 126 रूल्स टू बी सब्जेक्ट टू अप्रूवल, तो हाई कोर्ट जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अप्रूवल के लिए देगी, और या फिर प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, या फिर फेडरल गवर्नमेंट ने अगर अप्रूवल दे दिया तो फिर उसके ऊपर भी रूल्स बनाए जा सकते हैं। 127 पब्लिकेशन ऑफ रूल्स, रूल्स को जो है वो ऑफिशियल गजट में पब्लिश किया जाएगा। 128 मैटर्स फॉर विच रूल्स में बी प्रोवाइड, कौन कौन से मैटर्स हैं जिसके ऊपर रूल्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं। सर्विस ऑफ समन के हवाले से, मेंटेनेंस ऑफ कस्टडी के हवाले से, प्रोसीजर इन सूट्स बाय वे ऑफ काउंटर क्लेम के हवाले से, प्रोसीजर इन गार्निशी एंड चार्जिंग ऑर्डर्स, प्रोसीजर वे डिफेंडेंट क्लेम्स टू बी इंटाइटल कंट्रीब्यूशन इंडेमनिटी के हवाले से, समरी प्रोसीजर के हवाले से भी रूल्स फॉर्म किए जा सकते हैं। ये सारे आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, कोई इतने मुश्किल अल्फाज इसमें नहीं लिखे हुए, केस मैनेजमेंट वगैरह। 129 पावर ऑफ हाई कोर्ट टू मेक रूल्स एज टू देयर ओरिजिनल सिविल प्रोसीजर, हाई कोर्ट की पावर जो है वो उसके रूल्स बनाएगी ओरिजिनल सिविल प्रोसीजर के हवाले से। हाई कोर्ट रूल्स जो है वो भी इसी से रेलिवेंट है। 131 पब्लिकेशन ऑफ रूल्स, ये ऑफिशियल गजट में पब्लिश करेगी। पार्ट 11 ये लास्ट पार्ट है सीपीसी के सेक्शन वाले हिस्से का, तो मिसलिनियस पढ़ते हैं। 132 एग्जीक्यूशन ऑफ सर्टेन वुमेन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस, सर्टेन कुछ वुमेन्स को पर्सनल अपीयरेंस से एग्जाम्प्ट किया जा सकता है, और ना ही उनकी अरेस्ट एंड डिटेंशन भी नहीं हो सकती। 133 एग्जाम्पशन ऑफ अदर पर्सनस, उसके अलावा भी जितने पब्लिक सर्वेंट है ये और भी कोई लोगों को वो कोर्ट की डिस्क्रेशन होती है उसको एग्जाम्प्ट कर सकती है। 134 अरेस्ट अदर देन इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 55, 57, 59 shall apply as so far may be to all person arrested under this code. 135 exemption from arrest under civil process, सिविल प्रोसेस से एग्जाम्पशन किसको हासिल है, जज और मजिस्ट्रेट या फिर ऑफिशियल जितने भी होते हैं उनको एग्जाम्पशन हासिल है, और जितने भी जो भी प्रिस्क्राइब किए गए हैं उन सबका भी एग्जाम्पशन हासिल है, मतलब उनका अरेस्ट और डिटेंशन नहीं की जा सकती। 135 एग्जाम्पशन ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर सिविल प्रोसीजर, लेजिस्लेटिव बॉडीज का भी एग्जाम्पशन हासिल है अरेस्ट एंड डिटेंशन से सिविल प्रोसीजर के तहत। 136 प्रोसीजर वेयर पर्सन टू बी अरेस्टेड टू और प्रॉपर्टी टू बी अटैच्ड इज़ आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट, अगर कोई पर्सन आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट है तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच करनी है तो फिर वो कैसे होगी, उसका प्रोसीजर लिखा हुआ है वो उसी तरह ही होगी जैसे उस कोर्ट में भेजी जाएगी, और फिर वो उसको सेटिस्फाई करवाएगी डिग्री को। 137 लैंग्वेज ऑफ सबॉर्डिनेट कोर्ट, सबॉर्डिनेट की कोर्ट की लैंग्वेज कौन सी होगी, जो इंग्लिश लैंग्वेज होगी कोर्ट की, अनलेस कि इसको चेंज ना कर दिया जाए। 138 पावर ऑफ हाई कोर्ट टू रिक्वायर एविडेंस टू बी रिकॉर्डेड इन इंग्लिश, हाई कोर्ट जो है वो एविडेंस इंग्लिश में रिकॉर्ड करेगी। 139 ओथ ऑन एफिडेविट बाय होम टू बी एडमिनिस्ट्रेड, कोई भी कोर्ट के कोई भी मजिस्ट्रेट जो है वो ओथ ले सकता है, और कोई भी ऑफिसर जो है हाई कोर्ट का जिसको अपॉइंट किया गया हो ओथ टेकन करने के लिए वो ओथ ले सकता है। 140 असेसर इन काजेज ऑफ सेल्वेज इटीसी, ये सी से रिलेटेड चीज़ें हैं, वायरलिटी मतलब जो समुद्री मामलात जो है उस के हवाले से अगर कोई इश्यूज हैं तो उसको डील करते हैं, ये भी लेस इम्पोर्टेंट है, इस तरह के केसेस बहुत कम आते हैं सिविल कोर्ट्स में, मतलब उनकी एडमायरलिटी अलग से स्पेशल कोर्ट्स हैं तो वहाँ पर ही डील किए जाते हैं, अगर बाहर ना हो सके तो फिर सिविल कोर्ट्स में आते हैं। 141 प्रोसीडिंग्स रिगार्डिंग इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन, इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन जो दरमियान में छोटी छोटी दरखास्तें आ जाती हैं, जैसे कि सेक्शन 5 लिमिटेशन की आ जाती है, कंडोनेशन डिले या फिर एडजर्नमेंट के हवाले से, या कोई भी इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन आती है तो उसके हवाले से प्रोसीडिंग क्या है। द कोर्ट हियरिंग अ सूट शैल करंटली हेयर द इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन आने के बाद कोर्ट जो है वो
और उस एप्लीकेशन को डिसाइड साथ साथ करेगी और साथ साथ कोर्ट की सूट की प्रोसीडिंग भी साथ चलेगी। अच्छा जी, आगे है 142 ऑर्डर्स एंड नोटिस टू बी इन राइटिंग। सारे ऑर्डर्स और नोटिस इन राइटिंग होंगे, ज़ुबानी ऑर्डर नहीं होगा। 143 पोस्टेज वेयर चार्जेबल ऑन अ नोटिस समन्स और लेटर इशूड अंडर दिस कोड फॉरवर्डेड बाय पोस्ट। ये पोस्टेज से मुराद पोस्ट ऑफिस वाला, जो इसके ऊपर भी ये भी अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, एमसीक्यूज में भी आ जाता है कि पोस्टेज के हवाले से जो है वो क्या है, ये जो बाय पोस्ट पाकिस्तान पोस्टल सर्विस है उसके ज़रिए कम्युनिकेट किया जाता है। 144 एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन। कोई भी सूट दावा जब खारिज हो जाता है तो उसको रिस्टोर करने के लिए एप्लीकेशन दी जाती है। 144 के तहत रिस्टोर करवा दिया जाता है। 145 इन्फोर्समेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी की लाइबिलिटी की इन्फोर्समेंट के परफॉर्मेंस ऑफ डिक्री कोई या उसका कोई पार्ट उसके प्रॉपर्टी की रिस्टोरेशन, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री या पेमेंट ऑफ मनी के हवाले से सारा प्रोसीजर इसमें लिखा। 146 प्रोसीडिंग बाय और अगेंस्ट रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट भी प्रोसीडिंग वैसे ही होगी जैसे कि उस पर्सन के अगेंस्ट होनी थी। 147 कंसेंट और अग्रीमेंट बाय पर्सन अंडर डिसेबिलिटी। अगर कोई शख्स डिसेबल है और उसके गार्डियन ने या फिर नेक्स्ट फ्रेंड ने उसकी कंसेंट दे दी है तो फिर वो वैसे ही समझा जाएगा कि जैसे उस डिसेबल्ड पर्सन ने खुद कंसेंट दिया। 148 इनलार्जमेंट ऑफ टाइम। पूरी सीपीसी में सिर्फ इस एक सेक्शन से मुझे इख्तलाफ है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें 148 में अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। इसको ये बहुत वास्ट सेक्शन है, इसकी वजह से ही हमारे यहाँ केसेस की पेंडेंसी है और इतनी लंबी लंबी पेशियाँ और इतनी सारी पेशियाँ एक केस में मिलती रहती हैं। तो इसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। हालांकि ये मैंडेटरी सेक्शन नहीं है, डिस्क्रिशनरी सेक्शन है, लेकिन फिर भी कोर्ट इसको मैंडेटरी के तौर पर यूज़ करती हैं और जितनी पेशियाँ जो वकील साहब मांगते हैं तो उनको ग्रांट कर दी जाती हैं। जबकि इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए इस तरह। ये इनलार्जमेंट ऑफ टाइम जो पेशी मिलती है वो इस सेक्शन 148 के तहत मिलती है। खैर पता नहीं क्यों नहीं इसको चेंज किया जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से इसको करना चाहिए। यू मे डिसएग्री विद इट। 149 पावर टू मेक अप डेफिशिएंसी ऑफ कोर्ट फीस। कोर्ट जो है वो किसी भी टाइम ऑर्डर कर सकती है अगर कोई फीस में डेफिशिएंसी है, मतलब कोर्ट फीस प्रॉपर नहीं दी गई, पूरी नहीं दी गई या दी ही नहीं गई, तो फिर कोर्ट किसी भी टाइम पे किसी भी स्टेज पर ऑर्डर कर सकती है कोर्ट फीस को कंप्लीट करने का, प्रॉपर करने का। 150 ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस प्रोवाइडेड दैट वेयर बिजनेस ऑफ एनी कोर्ट इज ट्रांसफर टू एनी अदर कोर्ट। मतलब किसी एक कोर्ट का काम किसी दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया तो वो उसको वैसे ही करेगी जैसे कि उसका अपना था। 151 सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट। इसके इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट सीपीसी का ये सबसे फेवरेट सेक्शन कहा जाता है। जहाँ पर कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं होती वहाँ पर 151 लगा दी जाती है और कोई भी रिलीफ कोर्ट से ले जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन 151 है, इसको पूरा पढ़ते हैं। नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम टू लिमिट और अदरवाइज अफेक्ट द इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट टू बी एक्सरसाइज आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजन इन राइटिंग टू मेक सच ऑर्डर्स एज मे बी नेसेसरी फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस और टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। अब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट या फिर एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए कोर्ट को जो करना पड़े वो कर सकती है, लेकिन उसको करने के लिए रीज़न रिकॉर्ड करेगी कि उसने ऐसा क्यों किया। ये 151 और सीआरपीसी का सेक्शन 561A दोनों की वर्डिंग सेम है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो इनहेरेंट पावर सिर्फ हाई कोर्ट को दी गई है, सेशन कोर्ट को नहीं है। लेकिन ये सिविल जज से लेकर डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट सबको ये पावर सीपीसी ने दी है, इनहेरेंट पावर। और ये बहुत अच्छा सेक्शन है रिलीफ के हवाले से। 152 अमेंडमेंट ऑफ जजमेंट्स डिक्री और ऑर्डर। जजमेंट डिक्री और ऑर्डर में अमेंडमेंट की जा सकती है किसी भी स्टेज पर किसी भी टाइम पर। अगर कोई क्लैरिकल अर्थमेटिकल मिस्टेक है तो वो जज ऑन मोशन भी कर सकते हैं, उसके अलावा भी हो सकते हैं। और इसके साथ रिलेट करते हैं ऑर्डर 6 रूल 17, वो भी अमेंडमेंट से रिलेटेड है। 153 जनरल पावर टू अमेंड। कोर्ट के पास जनरल पावर भी है अमेंड, अगर कोर्ट को नेसेसरी लगता है जब भी तो वो उसको अमेंड कर सकती है। 154 155 156 ख़त्म हुआ है। 157 कंटिन्यूएंस ऑफ ऑर्डर्स अंडर रिपील्ड इनेक्टमेंट्स। रिपील्ड इनेक्टमेंट मतलब सीपीसी से पहले जितने भी इनेक्टमेंट थे उनमें जो भी ऑर्डर थे वो यहाँ पर आगे कंटिन्यू चलेंगे, मतलब उससे पहले जितनी भी चीज़ें थी इसको भी वैसे अब मेरा ख्याल है रिपील हो जाना चाहिए क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे बाज़ जगह पर ये रिपील लिखा हुआ भी आता है। इसी तरह 158 में भी रेफरेंस टू कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड अदर रिपीटेड अमेंडमेंट, पहले में जो भी रेफरेंस दी गई हैं वो अब भी चलेंगी इसमें।
ये भी अननेसेसरी सेक्शन है CPC में। 159 सेविंग्स ऑफ प्रोसीडिंग्स आर प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड प्रायर टू कमिंग टू फोर्स ऑफ द सिविल प्रोसीडर। मतलब CPC से बनने से पहले जो भी चीज़ें थी वो सेव कर दी जाएंगी वैसे के वैसे। ये सारे के सारे अननेसेसरी सेक्शन है। आगे फर्स्ट शेड्यूल जो ऑर्डर्स वाला है इसको नेक्स्ट सेक्शन में नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।